अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है कैद इश्क बाय यामन ईवा, एपिसोड 30। पूर्वा फटी फटी आंखों से सामने मौजूद अदम शाह को देख रही थी, जिसकी आंख में ना शर्म थी ना शराफत, सिर्फ हवस और नफरत थी। और इसके अल्फाज से टपकती अजियतनाक हकीकत, जिसे कोई आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में उसे धंसता जा रहा था, और वो अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारने से भी कासिर हो। क्यों हैरत हो रही है? यही हकीकत है। कीमत दे चुका हूँ तुम्हारी। तुम्हारे इस घटिया अंकल ने मुझसे पैसा लिया और भाग गया। अब वो न्यूयॉर्क में छुपा बैठा है। ढूंढ लिया है मुझसे मैंने। इसका अंजाम मैं बाद में तय करूंगा, पहले तो तुमसे अपनी कीमत वसूल करूंगा। आदम शाह ने शैतानियत से मुस्कुरा कर कहा। वो जो अपनी शादी की वजह से कुछ वक्त के लिए सब उल्टे काम पुश से पश डालकर शरीफ बना हुआ था, पूर्वा के हाथ आते ही सब भूल गया था। पूर्वा का दिमाग सुन होने लगा। आज का दिन इसके लिए जिल्लत व रिसवाई से बढ़कर कुछ नहीं था। उसे वहां लाते ही वो अपने तमाम मामलात एक दो दिन तक के लिए मुलतवी करने चला गया था। आयरा की आती कॉल्स पर उसे भी ज़रूरी मीटिंग का कहकर मुतमईन कर दिया। जब सुकून से फारिग होकर इसके पास आया तो बर्फ़ का मुजस्मा बनी पूर्वा ने बेताबी से एक कॉल करने का कहा। बस इतना बोली थी कि वो शराफत और तमीज़ का लबादा ही उतार बैठा था। एकदम ही जैसे वो कोई जानवर बन गया था। आज पूर्वा के लिए सबक लेने का दिन था। लड़की को घर से नहीं निकलना चाहिए। बिगैर वारिसैन के हॉस्टल में रहती लड़कियां शरीफ भी हुई तो बुरी लड़कियों के साथ पुश्त पिस जाती हैं। और ये कि हर जान पहचान वाला या किसी भी मुसीबत से बचाने वाला इंसान ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो सकता है वो अपनी बुरी नीयत छुपाए मौके की तलाश में बैठा हो। इससे सब समझ लिया एक ही दिन में, एक साथ सारी हकीकतें नहीं। प्लीज़, मैं आपके पैसे। पूर्वा सुन सी कदम पीछे हटाती हकला कर बोली। जिस्म कपकपा रहा था, दिल की धड़कन खौफ से रुकने लगी। नो बेबी गर्ल, पैसे मैं तुम्हारे अंकल से निकलवा लूँगा। तुम वही दो जो दे सकती हो। उसके नाजुक वजूद को गहरी नज़रों से देखता उसकी तरफ बढ़ा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा। पूर्वा के बाकी अल्फाज आदम शाह के बाजू पकड़कर खींचने से मुंह में ही रह गए। इसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाती वो मर जाने के दर पर थी। वो झटका देकर उसे बेड पर फेंक चुका था। औंधे मुंह गिरती पूर्वा का सर चकराया। छोटे से जख्म पर चीख चीख कर कान सुन कर देने वाली पूर्वा इस वक्त जहनी तौर पर इतनी मफलूज हो गई थी कि एक आवाज़ तक निकालना महाल हो रहा था। उसे खाए पिए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। जहनी थकावट और खौफ ने तो इसे पहले की अदमुआ कर दिया था। ऊपर से पुलिस स्टेशन जाने की जिल्लत और यहाँ आकर अचानक टूट पड़ने वाली नई आफत, जिसका अपना दिल धड़कने से इनकारी हो रहा था। वो भला उस मर्द का कैसे मुकाबला करेगी? प्लीज़ अल्लाह के लिए छोड़ दे। वो सिसकती हुई डूबती आवाज़ में मुश्किल से बोल रही थी, मगर लगता था इसके अल्फाज इसके दिल में दबते जा रहे थे। आदम शाह ने तमस्कुर से उसकी निढाल हालत को देखा और इस झटके से पकड़कर अपने सामने करता गिरेबान में हाथ डालकर सफ़ेद कमीज़ एक ही बार में फाड़ कर दो हिस्सों में कर गया। शैतान हावी हो जाए तो ना फरियादें असर करती है ना अल्लाह का खौफ। वो भूल गया उसकी भी दो बेटियां हैं। अपनी शर्ट फटती हुई महसूस करती पूर्वा का दिमाग अंधेरों में डूब गया। जिल्लत, तन्हाई, रुसवाई बारी बारी मिल चुके थे। अब जो बची कुछ इज्जत थी वो भी जाने वाली थी। इसे मर जाना चाहिए था, मर ही जाना चाहिए था। अल्लाह जी, इसके दिल ने आखिरी बार शिद्दत से पुकारा था जब भी उसी पल अपार्टमेंट की बेल पूरे जोर से बजाई गई। यूं जैसे कोई हाथ रखकर भूल गया था। सामने पड़े नाजुक वजूद की रनाइयों में खोया आदम शाह चौंक गया। बदमज़गी से उठकर रूम से निकला और दरवाजे पर पहुंचा। अब दरवाज़ा धड़ धड़ बज रहा था। वॉट रबिश, हु द हेल आर यू? आदम शाह कम से कम इस वक्त आने वाले किसी इंसान को वेलकम नहीं कर सकता था। डोर खोलकर फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। दरवाजे के सामने खड़े अदब खान और उसके साथ खड़े ईसा ने ठिठक कर इसका हुलिया देखा। आयरा ने सफ़र के दौरान ही कॉल करके बता दिया था इसका हस्बैंड कुछ मीटिंग्स के सिलसिले में कुछ दिन के लिए अपने अपार्टमेंट में है। एड्रेस लेकर अभी वो पहुंचे थे, मगर सामने वाले का हुलिया किसी मीटिंग जैसा हरगिज़ नहीं था। शर्ट के कुछ बटन खुले हुए थे। उलझा हुआ सा अंदाज। बात करनी है। अदब खान उसे धक्का देता सीधा अंदर दाखिल हो गया। ईसा सर निगाहों से उसका जायजा लेता अदब खान को पीछे हुआ। कौन हो तुम लोग? हिम्मत कैसी हुई अंदर आने की? आदम शाह पूरी कुव्वत से चीखा। वो इन दोनों को ही पहचान नहीं पा रहा था, मगर इनके अंदाज खटका रहे थे। आज सुबह तुमने जिसकी जमानत करवाई वो लड़की कहाँ है? अदब खान चुपते लहजे में पूछ रहा था, जबकि ईसा इतराफ का जायजा लेता सामने के दो रूम्स की तरफ बढ़ गया। हे यू, स्टॉप देयर।
कौन सी लड़की? मैं किसी को नहीं जानता, निकलो यहाँ से। आदम शाह के आवाज़ बेदार हुए। तेजी से बोलता ईसा की तरफ बढ़कर उसे रोकने लगा, जो एक कमरे में घुसा उसकी तलाशी ले रहा था। अदब खान ने आगे बढ़कर उसका कंधा उस सख्ती से थामा कि वो रुक गया। इसे धक्का देकर पीछे किया और सुर्ख नजरों से उसे घूरा। 1 इंच भी मत हिलना शाह साहब, मेरा दिमाग घूम गया तो जान से चले जाओगे। अदब खान की गर्राती आवाज़ में दी जाने वाली धमकी में कुछ ऐसा रौब था कि वो बेधड़क लोगों के घरों में और ऑफिस में घुसकर पैसा वसूलने वाले आदम शाह के पसीने छूटे। ईसा तेजी से कमरे की तलाशी लेकर दूसरे की तरफ बढ़ा। घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे। दरवाज़ा जैसे ही खोलकर नजर दौड़ाई, सामने बेड पर पड़े बेजान वजूद पर नजर टिक गई। लड़खड़ाते कदम उठाकर उसकी तरफ बढ़ा। फटी हुई कमीज और बिखरे बालों वाला होश व हवा से बेगाना नाजुक वजूद पूर्वा का ही था। आगे बढ़कर अपनी शॉल इसके गिर्द लपेटकर उसे खुद में समेटता बाहों में उठा गया। लब सख्ती से बीचे थे, जब्त करना महाल हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था आज जब सामना होगा तो वो इस हाल में मिलेगी। उसे उठाकर बाहर आया तो अदब खान मतवज्जा हुआ। इसके मर्दाना शॉल में लपटा वजूद जैसे ईसा ने सीने से लगाया हुआ था। वो चेहरे की सुर्खी कड़े जब्त की निशानी जाहिर कर रही थी। अदब खान का खून खौल उठा। आप चले छोटे खान, मैं आ जाऊंगा। डोर से निकलते ईसा ने अदब की बात पर सर हिलाया। दिन पूरी तरह से निकल चुका था। बाहर लोगों की चहल पहल थी। वो तेजी से बिना किसी तरफ देखे पार्किंग में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा और पूर्वा को नरमी से पिछली सीट पर लिटा दिया। गाड़ी स्टार्ट करता तेजी से हदीर वाला की तरफ बढ़ गया। आंखें लहू रंग हो रही थी, दिल कुरला रहा था। जब्त करते करते बिसिस की निकली और वो आह भर कर रह गया। अगर आज ना पहुंच पाता तो? देखो, जो चाहिए था मिल गया, अब जाओ यहाँ से तुम भी। आदम शाह ने ईसा के निकलते ही दांत कचकचा कर सामने खड़े ऊंचे चौड़े पठान को मर्द को देखा। हाँ मिला है, और कैसा हाल है? मिला, देख लिया। मोबाइल पर कोई नंबर मिलाते अदब खान ने उसकी बात पर मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद करते हुए सर्द लहजे में कहा था। आदम शाह का जबड़ा हिल गया। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी लड़की के साथ, चाहो तो पूछ लो इस लड़के से, वो लड़की बस बेहोश है। आदम शाह ने जिंदगी में बिल्कुल पहली बार अपने अमल की वजाहत दी थी। अदब खान ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे पास से हमारी लड़की बेहोश मिली है, हम पठान हैं, हमारी गैरत को ये कभी गवारा नहीं। मुझे अंधा या पागल समझने की कोशिश मत करना, और अभी तुम्हारे साथ क्या करना है इसका फैसला हमारे खानजादा साहब करेंगे। अगर इनको बताए बिना आज तुम्हें जाने दिया तो वो मुझे मार डालेंगे। अदब खान ने खरत लहजे में कहा और खानजादा को कॉल मिला ली। वो जो सुबह जल्दी जल्दी में बिना बताए यहाँ पहुँचना चाहता था, अब फ्लैट का डोर लॉक करके पिस्तौल आदम शाह पर ताने संजीदगी से सारा मामला खानजादा को तफसील से बता रहा था। वो खानजादा जिससे इसने ये सब करकती और जुर्रात सीखी थी, वो खुद आ जाए तो क्या हाल करेगा। आदम शाह सर पकड़ बैठा। कहाँ फंस गया था आखिर? इसके भोंके नंगे लालची वकार के घर पलने वाली इस लावारिस लड़के और इन पठानों का आपस में क्या लेना देना था? सिर्फ यही कि वो इसकी बहन का ससुराल था या कुछ और जिससे वो नावाकिफ था। अब इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। वो सुबह उठते ही पाँव पकड़कर खेलते रब्बास पर झुका इसे चेक कर रहा था। इत्मीनान से बोला। परिहान खामोश रही। रब्बास की टांगें तेज़ी से चलने लगी थी। जोर से उठा कर बेड पर मार रहा था। मेरी जान, थक जाओगे, इतना जोश दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसने हंसकर अपना हाथ इसकी नन्ही टांगों पर जमाते हुए बेड से लगाया। वो कुछ देर बाप की गिरफ्त में कसमसाता सर हिलाता रहा। एकदम मुठ्ठियाँ भींच कर इसने जोरदार चीख के साथ बाप को हाथ हटाने का पैगाम दिया। खानजादा जो कब से इसकी हरकतों से महफूज हो रहा था, कहका लगाकर हाथ हटा गया। वो टांगे चलाता खिलखिलाने लगा। मेरी जिंदगी, मेरा बेटा। उसने जोश से खिलखिलाते रबास को उठाकर सीने से लगाते फरज जज्बात से चुमा। गुलाबी नरम गाल, नन्ही सी नाक, शहद रंग कांच जैसी आंखें और छोटी सी टोड़ी। वो वार वफ्ती से चूमे जा रहा था और रबास जोश से बाजू हिलाकर उसकी मोहब्बत वसूल कर रहा था। परिहान एकटक दोनों को देख रही थी, आपस में गुम। वो बाप बेटे जैसे दुनिया भुला बैठे थे। देख रही हो, रोज़ाना ये मुझे रोक लेता है। मेरा अब काम करने का बिल्कुल दिन नहीं चाहता। बाहर चला जाऊं तो वापस आने की जल्दी होती है। ना ये अपने बाबा को थकने देता है, ना उदास होने देता है। सीने से लगाकर रबास की पुछ सहलाते खानजादा ने एकदम परिहान से अपनी फीलिंग शेयर की। लहजे में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर था और अंदाज में निहायत नरमी। रबास नन्ही बाजू बाप की गिर्द लपेट कर उसके कंधे पर सर रखे हुए था। परिहान खामोशी से उसे तकती रही। इसे रबास को प्यार करके परिहान की गोद में दे दिया। वो चौंक गई। वो मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। परिहान नाश्ता करते हुए भी रबास को संभाल ले रही थी। हवेली वालों ने इतने वक्त बाद परिहान को कुछ नॉर्मल हाल में देखा तो सुख का सांस लिया। रबास माँ से लिपट कर
इसका चेहरा देखता रहता था और जब वो देखती तो शर्मा कर उसके सीने में मुँह छुपा लेता। हाँ, वो माँ के साथ होता था, बातें करता था, मगर वो जवाब नहीं देती थी और उठाती तो बिल्कुल नहीं थी। अब उठाकर सीने से लगाती थी तो एकटक उसे देखता जाता था और जब चूम कर बातें करती तो शर्मा जाता था। खानज़ादा बेटे की हरकतों पर हंसता दिल से शुक्र कर रहा था। परिहान ने ज़्यादा देर नहीं की बेटे को प्यार देने में, मोहब्बत पहचानने में इतनी देर नहीं की कि दूर हो जाता या उसे माँ की चाह न रहती। किसी काम से जाने की तैयारी करते हुए वो मिरर के सामने खड़ा इन दोनों को ही देख रहा था। इसे गोद में लिए फीडर पकड़े बैठी थी और वो फीडर पीता छोटा सा हाथ उठाकर बार बार परिहान के गाल पर रखता और फिर मुस्कुरा कर हटा लेता। वो गहरा सांस भरकर बाल ब्रश करने लगा। ये मंजर दिल को इतने भा रहे थे कि आज वो सब काम भुलाए दिन चढ़े अभी तक हवेली में मौजूद था। मोबाइल पर आती अदब खान की कॉल पर वो परफ्यूम स्प्रे करता रुका और कॉल अटेंड करके एक मोबाइल कान से लगाया। आगे से इसने जो इतला दी वो थम सा गया। बेसाख्ता परिहान के चेहरे पर फैली उदास मुस्कुराहट को देखा। वो बंदा अभी कहाँ है? पूरी तफसील सुनने के बाद इसने आवाज़ धीमे रखकर सर्द संजीदगी से सवाल किया। चेहरे पर फतरेले तासरात थे। सामने है खानज़ादा साहब, जैसे आपका हुक्म होगा वही करूँगा इसके साथ। अदब खान ने नहायत मुअद्दब लहजे में बताया। बांध कर रखो, मैं आ रहा हूँ अदब खान। ये नुकसान कम नहीं है कि इसने बुरी नज़र डाली हमारी इज्जत पर। ड्रेसिंग रूम में जाकर आहिस्तगी से हुक्म दिया और कॉल काट कर बास्केट पहनी, कंधों पर शॉल रखी और बाहर निकला। बेड पर परिहान के पास जा बैठा। परिहान, मुझे किसी काम से ज़रूरी शहर जाना पड़ेगा। जाने कब तक वापसी हो ये ठीक है, मगर फिर भी ख्याल रखना और याद से वक्त पर मेडिसिन देती रहना। इसका ख्याल रखने वाले हवेली में चाहे सब हैं, मगर तुम जानती हो ना, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। वो नरमी और अपनाइयत से बोला। इसकी गोद में सो चुके रब्बास का गाल सहलाते हुए इसके हाथ को तरफ इशारा किया जिसमें वो इसकी शर्ट के गले को मजबूती से थामे हुए था। वो जानता था अभी जब वो नन्ना गुड्डा उठेगा तो हवेली के हर फर्द को अपने खूब वक्त देगा, हर गोद में जाएगा और इंजॉय करेगा। लेकिन वो चाहता था इस तमाम दौराने में परिहान भी इस पर तवज्जो रखे, वक्त पर खुद मेडिसिन दे। ये उसकी जिम्मेदारी थी, इसे संभालनी चाहिए। परिहान ने रब्बास का हाथ देखा और इसकी थकन का सोच कर नरमी से उसकी मुट्ठी खोलकर अपने हाथ में थामते हुए हाथ उसके पेट पर रख लिया। अपना भी ख्याल रखना मेरी जान। इन दोनों को देखकर इत्मीनान से मुस्कुराया और परिहान की पेशानी पर मोहब्बत से लब रख कर भारी लहजे में हिदायत दी। वो सर उठाए बिना रब्बास को देख रही थी। अब वो बात करती ही कब खानज़ादे से तो इसने बात करना छोड़ ही दिया था, मगर रुखसारों पर फैलती हल्की सुर्खी ने खानज़ादों को जवाब दे दिया था। वो झुककर नींद में पड़े रब्बास को छोटी सी नाक पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़कर वहां से निकल गया। खानज़ादा और मूसा दोनों सोफे पर बैठे थे। सामने बेड पर पूर्वा सो रही थी। पूरा वजूद कंबल में ढका हुआ था, बस चेहरा सामने था, कदरे जर्द और कमज़ोर। इसके पास ही बेड ग्राउंड से टेक लगा कर बैठे ईसा का सर झुका हुआ था। चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी और खामोशी थी। जिस वक्त गार्ड समेत खानज़ादा की गाड़ी हदीरवाला में पहुंची थी, एन उसी वक्त बोखला या हुआ समोसा भी पहुंच गया था। ऑफिस से आ रहे हो? किसने बुलाया है? खानज़ादा ने आगे बढ़ते हुए साथ चलते मूसा से सवाल किया। ईसा ने बताया। पूर्वा का तो खुद को रोक नहीं पाया, मीटिंग में था, फ्री होते ही आ गया। मूसा के लहजे में बरदाना शफत और फिक्र थी। अब वहां बैठे हाल हवाल लेकर इसे तकते खामोश थे। चेकअप करवा चुके हो ना? मूसा ने पूछा। जी हाँ, वैसे ही आते ही, ईसा धीरे से बोला। ये ठीक है, कोई परेशानी की बात तो नहीं? खानज़ादा ने इशारे कानियों में सवाल किया था। ठीक है, बच गई है, लेकिन जहनी दबाव और खौफ से बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने कहा है बेहतर हो जाएगी। ईसा ने गहरा सांस भरकर तफसील से आगाह किया। खानज़ादा और मूसा ने सुकून का सांस लिया। परिहान को अभी नहीं बताया मैंने, इसे ले आऊँगा तो। खानज़ादा भी बोल रहा था। ईसा ने टोका। अभी मत लाइए, मेंटली डिस्टर्ब है ये, वो भी अपसेट होगी। मिलने का बता दे, कहेगी तो वीडियो कॉल पर दिखा दूंगा। ये भी यह अभी बताइए ही नहीं। ईसा की बात पर इसने गहरा सांस भरा कि पूर्वा को देखा। संभाल लोगे अकेले? सवाल किया। शायद इम्तिहान ले रहा था, आजमा रहा था। संभाल लूंगा, कुछ दिन दे, वो मजबूत लहजे में बोला तो इसने सर हिलाया। ऑफिस मत आना कुछ दिन, पूरी तवज्जो दो। मूसा ने भी नरमी से समझाया तो सर हिलाया। कोई सवाल मत करना ईसा, कुछ मत पूछना बस। खानज़ादा ने कुछ तौफक के बाद आहिस्तगी से कहा। पागल लगता हूँ क्या? मेरे लिए इतना काफ़ी है कि अब मेरे पास ये है। वो गफ़ी से खानज़ादा को देखकर बोल रहा था। मूसा और हदीर बेसाख्ता मुस्कुराए। मुझे तुम भी काफ़ी बुरे हाल में लग रहे हो, सोए हुए नहीं हो क्या रात भर? मूसा ने बगौर उसकी बिखरी हालत का जायज़ा लिया। सिहा लिबास में बेशुमार सलवटें आ चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखों में सुर्खी और चेहरे पर थकन नफ़ी में सर हिलाया। रेस्ट करो, खबर देते रहना। खानज़ादा हिदायत देते हुए उठ खड़ा हुआ। मूसा भी उठा, उसके पास रुका और नरमी से गाल थपथपाया और समझ सकता था किस मुश्किल से गुजर रहा है ईसा। कोई भी ज़रूरत हो तो बता देना ईसा, प्यार भरे लहजे में कहा और बाहर निकल गया। इसे ऑफिस वापस जाना था शायद। खानज़ादा एक नज़र उस पर डालकर पलटने लगा जब ईसा ने उसका हाथ थाम लिया। वो चौंक कर रुका और उसे देखने लगा। जब मैं वहाँ गया था ना लाला,
वो इसका लिबास फाड़ चुका था। इसे माफ़ मत कीजिएगा और अगर नरम पड़े तो मेरे हवाले कीजिएगा। वह एकदम सर्द लहजे में बोला। आवाज़ हल्की थी। वो मंजर बताते हुए अल्फाज लड़खड़ा गए थे। खानज़ादा ने लब भींच ली। मुझ पर छोड़ दो, इसका कंधा थपथपा कर कहा और इसके गिर्द बाजू फैलाता इसके सीने पर माथा टिका गया। इसकी जहनी हालत का अंदाज़ा करते हुए खानज़ादा ने नरमी से उसका सर थपाया। सीने पर महसूस होती नमी बढ़ गई थी। ईसा सिसक उठा था। जब अपनी इज्जत को ऐसे हाल में देखा जाए तो गैरतमंद मर्द रो ही पड़ता है। बेबसी और अगर कुछ हो जाता कचूके लगाता है, सांस कुछ देर के लिए हवास उड़ा ही देता है। हदीर के सीने से लगकर उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली। जब इसे दूर हुआ तो ऊपर सुकून था, मजबूत लग रहा था। इतना तो संभाल ही गया था कि पूर्वा को संभाल लेगा। खानज़ादा इस हाल खामोशी से वहां से निकला। अदब खान की बताई लोकेशन पर पहुंच गया। जबड़े ऐसे भींचे हुए थे कि चेहरे के नकुश तन गए। इसके बाद जो अंजाम अदम शाह का तय पाया था, इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। 3 रोज इसकी किसी को कोई खबर नहीं मिली और जब वो मिला तो इसके हाथ पांव सलामत नहीं थे, जबान गम थी। वो सबसे बड़ी अजियत इसके लिए ये थी कि उसका हाल किसने और क्यों किया, और ये बात तक बताने के काबिल नहीं रहा था। आयरा की सोच ईसा खान पर जाकर टिक गई थी। आखिरी बार अदम शाह का पूछने वाला वही था। जब पूछ रहा था इजलत में था, जैसे बहुत ज़रूरी काम जल्द से जल्द निपटाना हो। इसके बाद अदम शाह की गुमशुदगी और फिर मिलने पर यह हालत। उसे यकीन था इस सब में कहीं ना कहीं ईसा खान का हाथ है, मगर क्यों? ईसा खान, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? इसे ईसा को मैसेज किया तो इसे यही लगा कि वो नज़रअंदाज करेगा या साफ इनकार कर देगा। ज़रूर तुम्हें तुम्हारी जल्दबाजी और जज्बाती फैसले का अंजाम दिखाना चाहता हूँ। एड्रेस भेजूंगा, मिलने आ जाना। ईसा का जवाब और अल्फाज इसकी उम्मीद के बिल्कुल बरक्स था। वो ठिठक कर रह गई। किस फैसले की बात कर रहा था वो? ईसा खान से बिना पूछे मोहब्बत करना और इसके पीछे पीछे जाना, या फिर भरी यूनी में इसका ज़ात का तमाशा बनाना? फिर अदम शाह से शादी का फैसला, जिस पर वो अब तक मुतमईन नहीं हो पाई थी, जिससे वो खुद भी उकता चुकी थी, बेजार हो चुकी थी। वो थोड़ी सी नींद लेकर जागा तो पूर्वा सो रही थी। गर्म पानी से शॉवर लेकर वो बाहर निकला। जीनत रात के खाने का इंतजाम कर रही थी और लाउंज में उसके बच्चे नीचे बैठे खेल रहे थे। कुछ चाहिए छोटे खान साहब? उसे देखकर वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़कर पूछने लगी। एक कॉफ़ी दे दो मुझे, और खाना बनने में कितनी देर है? पूर्वा ने सुबह भी नहीं खाया था। वो आहिस्तगी से बोलता इसके बच्चों को देख रहा था। पूर्वा की थोड़ी बहुत टेंशन तो थी, मगर अब दिल में सुकून सा उतर आया था कि वो इसके पास है। जब उसे लाया था तब वो होश में ना थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया था कमज़ोरी भी है और जहनी दबाव भी थी। जब वो जागी तो हवा से बेदार नहीं थी, रोती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। ज़बरदस्ती से दूध पिलाकर ईसा के ने मेडिसिन देकर सुला दिया। उसे खौफ सा महसूस हो रहा था। अगर पूर्वा की यही जहनी हालत ज़्यादा वक्त रही तो वो पागल हो जाएगी। वो इसे कैसे संभालेगा? इसने होश में आकर भी ना आंखें खोली थी, ना कुछ सुनने को तैयार थी। यकीनन जहनी तौर पर अभी वही कहीं अटकी हुई थी। जीनत ने फुर्ती से कॉफ़ी बनाकर मग उसे थमाया तो वो सोचों से निकला और तशक्कुर से सर हिलाया। खाना बस बन चुका है, पुलाव दम पर है। छोटे खान, आप गुड़िया को तब तक जगा दें। वो इतला देकर पलटी और तेज़ी से सलाद तैयार करने लगी। वो सर हिलाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर दाखिल हुआ तो आसान खता हो गए। वो जाग चुकी थी मगर गटकेरी बनी बुरी तरह रो रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। इसके रोने और बड़बड़ाने की आवाज़ दरवाजे से ही वो सुन चुका था। फौरन आगे बढ़कर मग टेबल पर रखा और इसके पास पहुंचा। पूर्वा, मुझे देखो, ये मैं हूँ ईसा, आंखें खोलो। वो इसके गिर्द बाजू फैलाकर उसे उठाते हुए अपने सामने किया। नरमी से पुकारता जा रहा था, बिखरे बाल समेटता जा रहा था। पूर्वा जाने पहचाने लम्स और आवाज़ पर शिद्दत से मीची आंखें खोलकर उसे देखने लगी। ईसा जी। आवाज़ बेदार होते ही उसने सिसकी भर कर उसे पुकारा और उसके गिर्द बाजू फैलाकर सीने से लग गई। ईसा को यकीन न आया वो वही पूर्वा है। बाहर की दुनिया ने उसे इतना सहमा दिया, वो किसी अपने को देखते ही इसमें पनाह ढूंढने को मचल उठी। जी ईसा की ज़िंदगी, मेरी जान, मेरा सुकून। इसके गिर्द बाजू लपेट कर इसे खुद में भींचता वो शिद्दत जज्बात से बोला, आवाज़ में बोल रहा था। पूर्वा की पुकार में महसूस होने वाला मान और अपने सीने से लगा उसका नाजुक वजूद इसके बेरौनक हो चुके वजूद में रंग भर गया था। उसे सीने से लगाए नरमी से सर पर हाथ फेर रहा था और वह मुट्ठियों में उसकी शर्ट मजबूती से जकड़े पूरी शिद्दत से रोती जा रही थी। इसने रोने दिया। वो जानता था इस बार आंसू खौफ के नहीं, शायद इन सब अजियतों की पे बाहर आई है जो झेल चुकी थी। इतना वक्त अकेली कैसी रही होगी, सोचने की ज़रूरत ही न थी। कुछ देर धुआंधार रोने के बाद वो ज़रा थम कर सिसकियाँ भरने रही लगी।
सब ठीक है मेरी जान, अब सब ठीक है, नरमी से बोला तो इसकी भींची हुई मुट्ठियां ढीली हुई। आहिस्तेगी से सर उठाकर ईसा के चेहरे पर नजर डाली। मेहरबान मुस्कुराहट लिए इसके आंसू साफ करने लगा। ना सवाल, ना कोई गिला, ना डांट, ना डपट। इसने तो नाराजगी तक जाहिर नहीं की और पूर्वा को लगा था उसे कोई अपनाएगा नहीं। इसकी आंखें तेजी से भीगने लगी। दुनिया ने ठोकरों की इज्जत पे रखा, जब हर रात और हर आहट पर सहम जाती थी और कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता था, तभी कदर होने लगी थी सबकी। तभी समझ आ गई थी कि एक औरत के अल्फाज पर इसने 10 लोगों की मोहब्बत को नज़रअंदाज कर दिया। आओ खाना खाएं, भूख लगी है। इसके चेहरे पर झुककर इसकी पेशानी को अपने मेहरबान लम्ब से नवाजता वो अपनाइयत से पूछने लगा, भूख लगी है? वो बोलते बोलते रो पड़ी। दिल भर आया था जब रो रो कर नफरतें और सख्तियाँ सही हो ना, फिर कुछ न अरसा नरम लहजें और मोहब्बतें भी रुला देती हैं। दिल में दो जज्बे एक साथ रोनुमा होते हैं, दुख के एहकाश जो सब झेला ना वो ना होता तो शुक्र ये मोहब्बत व नरमी शुक्र मिली तो। रोना बंद करो पूर्वा, सर दर्द करेगा तुम्हारा। बर्दाश्त से ज़्यादा क्यों थका रही हो खुद को? जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाता हूँ। इसके आंसू साफ करके वो मोहब्बत से बोला। लहजा ऐसा मेहरबान की समाते सुनने रहने को जिद करी। पूर्वा ने सर हिला दिया मगर मद्जब सी बैठी रही। वो उठने लगा तो बेसाख्ता इसकी शर्ट फिर से पकड़ गई। आप नहीं जाएंगे? वो आ जाएंगे फिर से, पुलिस ले जाएगी मुझे, वो अंकल ले जाएंगे। वो दरवाजे को तकती खौफ की शिद्दत से कपकपा कर बोली। रंगत जद पड़ रही थी। अकेले होने का सोच कर ही दिमाग सुन होने लगा। इसका बस चलता तो ईसा के हसार में मुकीद होकर किसी ऐसी गार में छुप जाती जहाँ से रोशनी को भी आने का रास्ता न मिले। ईसा कर्ब ज़्यादा से उसे देख रहा था। नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। फिर से बैठता उसे सीने से लगा गया। उसे लगा था चंद दिन में संभाल लेगा। अब एहसास हो रहा था खौफ इसके अंदर तक भींचे गाड़ चुका है। वक्त लगेगा, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। ईसा जी, वो अंकल, वो भराई आवाज़ में बोलने लगी थी जब ईसा ने उसका सर थपथपाया। सब भूल जाओ पूर्वा, मैं तुम्हारे पास हूँ। अब कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। किसी की हिम्मत नहीं अब तुम्हें देखने की या छूने की। तुम अकेली नहीं हो। इसके बालों में उंगलियां फेरता वो नरमी से बोला। अचानक दरवाजे पे होती दस्तक पर उसे झटका सा लगा। वो आ गए, पुलिस आ गई। मैं ड्रग्स नहीं लेती, मैं क्लब्स नहीं जाती। वो एकदम हवास खोती बुरी तरह चीखने लगी। ईसा घबरा गया। दरवाजे पे खड़ी जीनत भी बेसाख्ता अंदर दाखिल हुई। पूर्वा कोई नहीं है, वो देखो जीनत है, तुम अब हॉस्टल में नहीं हो। इसे कंधों से थाम कर अपने सामने करता वो वजाहतें दे ताज़ियत में मुब्तला हो गया। पूर्वा भारी होता सर और भीगी आंखें लिए खौफ से पलट कर जीनत को तकने लगी। फिर जरा होश आया, दिमाग जागा और सिसक कर आंखें रगड़ने लगी। रो रो कर थक गई थी, फिर भी रोना आ रहा था। जीनत, खाना यहीं ला दो, तुम और बच्चे खा लेना बाहर। ईसा ने सर दाब भरते हुए जीनत को कहा। वो सर हिलाकर चली गई। हाथ बढ़ाकर पूर्वा को खींचकर सीने से लगाया। आंखों को रगड़ते हाथों को थाम कर इसकी भीगती आंखों को नरमी से चूम लिया। पूर्वा, डरो नहीं, अब तुम घर में हो, मेरे साथ मेरे पास हो। बाहर गार्ड्स हैं, पुलिस या कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा अब। दोनों हाथों के प्याले में इसका चेहरा भरकर वो पूरी तवज्जो से बोल रहा था। रो रो कर गुलाबी सोजिश जर्दा होती आंखों पर नरमी से अंगूठी फेरता सहलाने लगा। पूर्वा गहरे गहरे सांस भरती से ख्वाब से जागने की कोशिश कर रही थी। कितना बदल गई थी। चलो फ्रेश हो जाओ, देखो अपनी हालत, इतनी बीमार लग रही हो। नरमी से बोलकर उठा और उसे भी बाजों से पकड़कर खड़ा किया। वही पुरानी ड्रेसिंग थी, ट्राउज़र, शर्ट और ईसा की न्यू हुडी। मगर पूर्वा अब एतमाद से खड़ी नहीं हो पा रही थी। चौंक चौंक कर यहाँ वहाँ देखती वो खुद में सिमट सिमट जाती थी। उसे पकड़कर वॉशरूम ले गया। पानी खोलकर उसे इशारा किया। वो गर्म पानी से मुंह पर छपका मारती जा रही थी। चेहरा, बाल और गिरेबान के साथ साथ बाजू तक भिगो डाले। टावल उठाकर उसकी तरफ पलटे। ईसा को आगे बढ़कर उसे रोकना पड़ गया। पागल लड़की, नहाना है तो सीधा बताओ, पूरी भीगने खड़ी हो गई। अपने सामने वो घूर कर बोला तो मासूम सूरत बनाती उसे देखने लगी। ऐसा करो, शावर ले लो, मैं तुम्हारा ड्रेस निकाल कर देता हूँ, तुम फ्रेश फील करोगे। ओके? वो कुछ सोचकर उसकी हुडी उतारते हुए बोला। पूर्वा ने फरमाबरदारी से सर हिलाया। वो हुडी लेकर बाहर निकला। जल्दी निकलना, 5 मिनट में है तुम्हारे पास। गर्म वॉल की घुटनों तक आती शर्ट और जीन्स निकाल कर वॉशरूम में हैंग किया और वो ताकीद करके बाहर निकल गया। जीनत टेबल पर खाना लगा रही थी और वो वहीं सोफे पर टिक गया। छोटे कान, और कुछ ज़रूरत हो तो बताएं। जीनत ने अदब से सवाल करते हुए ईसा को देखा। चेहरे पर थकन थी, बावजूद इत्मीनान की रमक छाई हुई थी। नीली आंखों की रोशनी लौट आई थी। खाना खा लेना तो फिर पूर्वा के लिए
हॉट चॉकलेट मिल्क बना देना, नहा रही है, ठंड ना लग जाए। वो बोला तो जीनत मुस्कुरा कर सर हिलाया, जैसे वो ख्याल रख रहा था, एक एक बात पर तवज्जो दे रहा था। जीनत को इस छोटी गुड़िया पर रश्क आया। अकल से पैदल थी, मुसीबतों को आगे बढ़ बढ़ कर गले लगा लेने वाली, मगर किस्मत बहुत अच्छी निकली। सामने बैठा मगरूर खानजादा इसका दीवाना हो चुका था। जीनत सर हिलाकर चली गई। पूर्वा 3 मिनट में ही बाहर निकलती सर्दी से कपकपा रही थी। चेहरा फ्रेश हो गया था, बाल अब कंधों से अच्छे खासे नीचे तक जाते थे। ईसा ने जल्दी से उठकर इसके गीले बालों को टॉवल में समेट लिया, सोफे पर अपने पास बिठाकर गर्म शॉल उस पर डालकर अच्छे से छुपा दिया। मैं खाना कैसे? पूर्वा तो पूरी की पूरी छुप कर परेशान हो गई। चेहरे के अलावा हाथ पांव तक इसने शॉल में छुपा दिए थे। मैं खिला दूंगा, शॉल मत उतारना, वो इत्मीनान से बोलकर खाना निकालने लगा। पूर्वा उसे तकती जा रही थी और वो छोटी छोटी बातें करता उसे खाना खिला रहा था। चम्मच में बच्चों की तरह थोड़े थोड़े चावल डालकर खिलाता पूर्वा को थका रहा था। ईसा जी ज़्यादा चावल दे, वो बेचारगी से बोली। चावल मुंह में जाते ही गुम हो जाते थे। इसे लगा जैसे तो रात गए तक बैठकर खाती रहेगी, पेट नहीं भरेगा। ईसा ने चौंक कर उसे देखा। मुंह देखो अपना, छोटा सा तो है। वह हंस पड़ा। उसके होठों का दहाना ट्वीटी की तरह नन्हा सा था। मैं बड़ा सा खोल सकती हूँ, पूर्वा ने कहते ही बाकायदा मुंह खोल कर दिखाया। ईसा कहकहा लगाकर हंसा। अच्छा ये लो, भूखी बिल्ली। वह चम्मच भर कर इसके मुंह में डालने लगा। पूर्वा पल भर में तेजी से गड़प गड़प खाती उसे हैरान कर गई। पूर्वा तुम्हें पता है हमारे पास अब तुम्हारे जैसी एक और कैट भी है। अचानक रब्बास ख्याल आने पर वो मुस्कुरा कर बोला। पूर्वा सवालिया नजरों से देखने लगी। वेट दिखाता हूँ। वो प्लेट टेबल पर रखकर मोबाइल निकाल गया। 5 मिनट भी सब्र नहीं कर पाया। हदीर लाला और तुम्हारी परिहान का एक प्यारा बेटा रब्बास की वीडियो निकालकर इसे मोबाइल पकड़ाते हुए बताया। पूर्वा आंखें फैलाई स्क्रीन को तक रही थी। छोटा सा सुर्ख व सफ़ेद गुड्डा, गोल मटोल सा, और तेज़ी से टांगे चलाता वो चीखें मारता हुआ आहिस्ता आहिस्ता इसकी हैरानी जोश और खुशी में बदल गई। इसके बाद ईसा पछताया था। रब्बास को दिखाकर इसने कब खाया, कितना खाया, खबर नहीं रही। गर्म चॉकलेट वाला दूध आया, ईसा ने पिला दिया। वो पी गई, मगर नज़र स्क्रीन पर थी, एक के बाद एक और के बाद अगली। वो सब वीडियोज़ जो इसे मूसा और हदीर अक्सर भेजते थे, पूर्वा बिना रुके देखती जा रही थी। वो बोरियत से बचने के लिए उसके बाल ड्राई करने के ब्रश करने लगा। नरम शहद रंग बाल, इसके नाजुक कंधे पर गाल टिका कर बालों में मुंह छुपाता इनकी नरमी महसूस होने लगा। पूर्वा की बेनियाजी पर मुंह बसोर कर उठा। वो सोफे से बेड पर चली गई और फिर लिहाफ फोड़ लिया। इर्द गिर्द की परवाह नहीं रही। पूर्वा मोबाइल दे दो अब, बस वापस। रात तक जब इसने मोबाइल नहीं दिया तो वो बेचारगी से बोला, बस एक और। ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसकी आइज़ देखिए, इसके लिप्स कितने रेड है, ये चीखता कितना है, इसके हाथ देखिए कितने छोटे छोटे। वो बहाने बनाती उसे भी बहलाने लगी, जैसे वो मोबाइल लेना भूल जाएगा। वो पूर्वा को देख कर रह गया। इसी वक्त मोबाइल पर खानजादा की कॉल आने लगी। ईसा मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया, मगर असल झटका इसे तब लगा जब पूर्वा ने बिना रुके कॉल काट कर वीडियो प्ले कर दी। ईसा का मुंह खुल गया। पूर्वा ज़रूरी कॉल होगी, मोबाइल दे दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए चाहिए, इसने नरमी से कहते हुए हाथ बढ़ाया। वो नफ़ी में सर हिलाती रुक फिर गई। यार, वो सर थाम बैठा। खानजादा ने जीनत को कॉल कर ली। थोड़ी देर गुजरी जब जीनत ने उसे कॉल का बताया। वो मोबाइल लेकर वहीं कमरे में टहलता बात करने लगा। रब्बास की वीडियो दिखा बैठा हूँ, तब से मोबाइल इसने अपने कब्जे में ले रखा है। मेरी सारी कॉल्स भी रिजेक्ट कर रही है। बिल्ली अपने पंजे निकाल चुकी है। वो पूर्वा को मुस्कुरा कर देखता इसकी से बोला। खानजादा ने इत्मीनान भरा सांस दिया। मैं जानता हूँ मेरा शहजादा किसी को उदास नहीं रहने देता। अपनी आनी को भी खुश कर दिया ना। खानजादा के लहजे में मोहब्बत ईसा ने आह भरी। कॉल करते ही मोबाइल जीनत को जाकर पकड़ाया। कमरे में आकर लाइट्स ऑफ करके नील को रोशनियाँ जलाई तो पूर्वा पहली बार मोबाइल से नजरें हटाकर चौंकी। ईसा जी, मध्यम नरम सी आवाज़ में खौफ से उसे पुकारा। तो इसके पास उठ बैठते ईसा ने उसे हसार में लिया। जी ईसा की ज़िंदगी, वो शरारत से बोला। पूर्वा ने गहरा सांस भरा, जैसे अटकी सांस बेहाल हुई हो। फिर से मोबाइल की तरफ मतवजा होने लगी। जब ईसा ने मोबाइल खींचकर अपने कब्जे में ले लिया। रब्बास को देखने दे, वो परेशानी से मोबाइल को देखकर बोली। इस छोटे से गुड्डे को देखकर हर फिक्र और परेशानी भूल गई थी। पहले मुझे आई लव यू कहो। ईसा ने शर्त रखी। आई लव यू अब दे। वो जान छुड़वा कर बोली। हाँ, ऐसे नहीं मेरी जान, पूरा बोलो ईसा जी, आई लव यू, और थोड़ा प्यार से बोलो। वह नफ़ी में सर हिलाकर बोला। आंखों में शौक की चमक रही थी और लब्बों पर मचलती हुई शरीर मुस्कान। वो इस पल पुराना ईसा बन गया था। सारी शौकी लौट आई। इसकी फरमाइश पर पूर्वा का चेहरा सुर्ख हुआ। रुख फेर कर सोती लिहाफ में छुप गई। ईसा ने मायनी खिजी से उसे देखा। इसका शर्माना और उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मोबाइल पर सारे मैसेजेस और कॉल चेक किए। एक एक को वजाहतें देता इत्मीनान दिलाने लगा। मूसा, मोरे, हसन और अहमद दोस्तों को पूर्वा के मिल जाने की इतला दी तो वो वही मैसेज पर ही शुरू हो गए थे छेड़छाड़ और मायने खेज जुमले।
वो मुस्कुरा कर जवाब देता जा रहा था। कमरे की खामोशी में पूर्वा की घबरा कर करवट बदलने पर चौंका। ईसा जी, वहाँ वो विंडो की दूसरी तरफ कोई है, वो मुझे लेने आए हैं। वो फटी फटी आंखों से सफ़ेद पर्दों के पार नजर गाड़ी दिख रही थी। चेहरा लट्ठे की मानीन सफ़ेद हो रहा था। कोई नहीं है पूर्वा, हवा से दर्द की शाखें हिल रही है। बस इसने मोबाइल रखकर नरमी से उसका हाथ थाम कर समझाना चाहा। नहीं, कोई है मुझे लेने। इन्हें लगता है मैं जिस्म बेचती हूँ, क्लब जाती हूँ। वो अंकल कह रहे थे मैंने पैसे देने हैं उनके। वो खौफ से लजरती बोल रही थी। ईसा साकित सा हो गया। फौरन उठकर सफ़ेद पर्दों पर भारी नीले पर्दे बराबर कर दिए। अब कोई अक्स नहीं था, ना चांद की रोशनी। पूर्वा बेड पर खुद में सिमटी रो रही थी। इसके पास लेट कर सीने से लगाता खुद में छुपा गया। पूर्वा, यहाँ कोई नहीं आ सकता, सब समझ गए। तुम पर झूठे इल्ज़ाम थे, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नरमी से थपकाता अपने होने का एहसास दिला रहा था। उसके सीने में मुँह छुपाए वो हौले हौले परसुकून होती चली गई। वो नहीं जानता था वो इस सारे अरसे में कहाँ कैसे रही, क्या कुछ झेला, मगर इसकी हालत बता रही थी। वो वक्त अकेले गुजार कर वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर और खौफजदा हो गई। जब वक्त इस पर आया वो गुजारा नहीं, इसके अंदर कहीं ठहर गया है। ईसा जी, वो तौफक के बाद बोली। जब ईसा को लगा वो सो चुकी, इसने नींद से भरी नरम आवाज़ में पुकारा। ईसा चौंका। जी? इसके बालों में उंगलियां चलाता मतवज्जा हुआ। आप अब मुझे कहीं नहीं जाने देंगे ना? इसके सवाल पर ईसा का हंसार बेसाख्ता इस पर मजीद तंग हुआ। सर झुकाकर इसका चेहरा ऊपर करके देखने लगा। वो उम्मीद से देख रही थी, जाने किन हालात में वो घर से गई थी, मगर यकीनन जब जा रही थी वो तब भी चाहती थी इसे रोक लिया जाएगा। आज भी यही चाह रही थी। पूर्वा, मैं कसम खा रहा हूँ, अब तुम अगर मुझसे खुद दूर जाना चाहोगी तब भी जाने नहीं दूंगा। अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। मेरा तुम पर हक है और अपना हक मैं कभी नहीं छोड़ता। इसकी आंखों में देखकर बोलता वो अटल लहजे में बोला। पूर्वा के मासूम से चेहरे पर परसुकून फैल गया। ईसा के बेख्तियार सा उस पर झुकता अपने बेताब लम्ब से इसका भीगा चेहरा भी छूने लगा। वो माजी से दस्तबरदार हो गया। वो क्यों गई, कहाँ गई, ये सब जाने दिया। वो अब पास है, इसे पास रखेगा और अब इसे दूर नहीं होने वाला है। वह अहद बांध रहा था। अपनी ज़िंदगी में पूर्वा की अहमियत तो इसने तभी जान ली थी जब वो दूर हुई थी। अब इसे सीने से लगाकर ये भी जान गया जो सुकून इसके वजूद में है वो दुनिया की कहीं नहीं मिलेगी। वो बुरे हालात से गुजरी थी। ईसा ने कुछ दिन में ही जान लिया था। वो दिन रात उसके पास रहा, करीब रहा, उसे हर तरह से बहलाया, इसका दिल लगाने के लिए हर जतन किए। वो आज भी वही मासूम सी पूर्वा थी, मगर बहुत बदल गई थी। अब वो ईसा को दूर जाता देखकर ही रबास की तरह चीखे मार कर उसका दिल दहला देती थी। ईसा इसके साथ बंद कर रह गया था, मगर उसे एतराज़ तो बिल्कुल नहीं था। खानज़ादा 3 दिन बाद हवेली लौटा तो परिहान कमरे में बंद थी। रबास बाहर गुलजान की गोद में खिलता बाप को देखकर मचल उठा। इसकी तबीयत ठीक है? परिहान कहाँ है? खानज़ादा ने रब्बास को उठाकर उसे चुमते हुए कहा। ये तो माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल। और परिहान? अभी वो कुछ बोलती कि पीछे से खानी बेगम ने पहुंचकर बोल उठी। परिहान आज फिर सुबह से कमरे में बंद है। ये माँ के लिए रोता रहा मगर इसने नहीं उठाया। मेरी बात सुन लो खान, घर में पहले ही बहुत टेंशन है। खान दावर की बीवी हवेली छोड़कर हमेशा के लिए वापस जा चुकी है। बे औलादी की वजह से खान दावर की शादीशुदा जिंदगी का एख्तदाम हो गया है और आगा जान ने फैसला सुना दिया है। अगर तुम्हारी बीवी अपने बच्चे में दिलचस्पी नहीं रखती तो रब्बास और दावर और इसकी बीवी को दे दिया जाएगा। शायद इनकी शादीशुदा जिंदगी बच जाए। तुम फिर सुकून से अपनी बीवी को मनाते रहना। खानी बेगम ने एक ही सांस में तफसील से आगाह करते हुए नाराज नजर इस पर डाली और चली गई। वह हैरान परेशान सा खड़ा था। गुलजान मुतासिफ हुई। गुल गई दावर की बीवी? ओहो, कल गई दावर की बीवी। डॉक्टर के मुताबिक दोनों ठीक हैं। अल्लाह की तरफ से देर है मगर उसे लगता है दावर में नुक्स है। पहले तो सब अमन था, अब यावर बाप बनने वाला है। तुम बाप बन गए तो शायद ज़्यादा महसूस हो रहा है। गुलजान ने दिल गिरफ्ती से बोल रही थी। इन्हें महसूस हुआ तो दावर लाला का है क्या? वो भी तो इसे कमी के साथ भी निभा करते ही रहे। खानज़ादा ने जब से जबड़े बीछे। आगा जान को मैं जवाब दे दूंगा। अगर वह मुझसे ऐसे ही मांग लेती तो ना बेटा तो दे भी देता, मगर जैसे वो मेरे लाला को इतने वक्त ताल्लुक के बाद भी ये सब कह गई है तो सोचेगा भी नहीं कि मैं अपना बेटा दूंगा। वो दो टोक लहजे में बोलता रब्बास को देखने लगा जो अपने ही हाथों से खेलने में मसरूफ था। गुलजान खामोश रही, जैसे इन्हें भी इसकी बात पर इत्तेफाक हो। वह तेजी से सीढ़ियां फलांगता कमरे की तरफ बढ़ा और धाड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। आज परिहान भी शदीद गुस्सा आ रहा था। परिहान, ये सब क्या है? तुम अगर मेरी औलाद पालने में दिलचस्पी नहीं रखती तो आज साफ अल्फाज में बता दो। सीने से लगे रब्बास को बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट में छुपी परिहान से सर्द लहजे में बोला। इसे ढिठाई से सोया देखकर वो तप कर उसके पास आया। ब्लैंकेट खींचकर इस पर से उतारा तो धक से रह गया। सुर्ख होता चेहरा और बिखरे बाल। वो नीम बेहोश थी। फिक्र से झुककर उसके चेहरे से बाल हटाए तो झटका लगा। शदीद बुखार में जल रही थी वो।
परिहान, इसका रुखसार थपथपा कर उसे पुकारा तो वो सुर्ख नीम व आंखों से गायब दिमागी से देखने लगी। वो जल्दी से ब्लैंकेट इस पर डालकर सेट करने लगा। कुछ अरसा वो अब्बास से लापरवाही जो बरत चुकी थी, अब इसका कमरे में बंद होना और अब्बास को नज़रअंदाज करने का सब एक ही मतलब है कि जल कर रहे थे। गुलजान दावर की वजह से परेशान थी, शायद इसीलिए भी परिहान की तरफ तवज्जो न दी। रबास अपने सामने किसी को ना पाकर बेड पर टांगे उठा उठा कर मारता चीखने लग गया। आ रहा हूँ मेरी जान, तुम तो सब्र कर लो। वो रबास के पास आता उसे उठाकर बुला तो खिलखिलाने लगा। उसे जाकर खानी बेगम को पकड़ाया और परिहान को चेकअप के लिए ले गया। वापस आया तो शाम हो रही थी। परिहान को कमरे में छोड़कर लॉन्ज में आया। रयाज खान यूसुफ की गोद में बाजू झलाता बातें करने में मसरूफ था। खान आज़ार और बाकी सब भी आप बैठे बातें कर रहे थे। उसे देखकर चौंके। अब कैसी है परिहान? खान आज़ार ने उसे पूछा। बेहतर है, शुक्र मैं वापस आ गया, वरना इसने अकेले पड़े रहना था और आप सब बाहर बैठकर कोसते रह जाते। वो गफीस जताकर बोला तो सब चुप हो गए। कहो तो रब्बास को आज मैं सुलाऊंगी। खानी बेगम शर्मिंदगी से बोली तो नफ़ी में सर हिला गया। बिल्कुल नहीं, मैं संभाल लूंगा, परिहान को भी और अपने बेटे को भी। वो संजीदगी से बोला। जानता हूँ नाराज़ हो, दावर की बीवी को रब्बास देने की बात सिर्फ इसलिए की शायद वो इस तरह ना जाए। एक कोशिश की थी, मगर फिर भी आखिरी फैसला तुमसे पूछे बिना कभी ना करता। खान यूसुफ ने गहरा सांस भरकर खुद से नाराज बैठे खानजादों को वजाहत दी। दावर लाला औरत नहीं है कि घर बचाने की कोशिश करे। बे औलादी हमेशा सबसे पहले मर्द को थकाती है, मगर लाला ने सब्र से काम लिया। शादी के 7 साल गुजार दिए, कभी गिला नहीं किया। अच्छा वो चली गई। गुलजान मोरे, आप दावर लाला के लिए कोई लड़की ढूंढे, इनकी शादी करे, इनका घर बसाए, अल्लाह औलाद भी दे देगा। और वो फैसला सुनाया गया। इस सरफिरे की हमेशा अपनी बकवास होती थी। खान यूसुफ ने नाक चढ़ाकर खान आज़ार को दिखा। गुलजान का चेहरा इस फैसले से दमक उठा था। वो सुकून से बोलता उठकर कमरे में चला गया। परिहान आंखें बूंदे पड़ी थी, बुखार अब कुछ कम था। परिहान ठीक हो ना? वो उसके करीब होकर नरमी से पूछा तो वो आंखें खोलकर देखने लगी। सर में दर्द, वो भीगी आवाज़ में बोलती लम भीज गई। गर्म कपकपाते हाथ से उसका हाथ थाम कर अपने माथे पर रख गई। वो बेसाख्ता मुस्कुराया, इसकी तपती पेशानी पर नरमी से लब रख के और इसे अपने हिसार में लेकर सर दबाने लगा। वो सुकून से उसके कंधे पर सर रख कर सो गई। क्या बात है लाला, कमरे में क्यों बंद है? वो मतान खाने में दावर के बंद कमरे में आया तो वो अंधेरा किए पड़ा था। उसकी बाहों में सुकून से लेटे रब्बास ने अंधेरे में जाते ही चीखना शुरू कर दिया। दावर इसके सवाल से ज़्यादा रब्बास की चीखों पर हड़बड़ा कर उठा और जल्दी से लाइट्स ऑन की। ठीक हो यार, मैं तो बस वैसे ही रेस्ट कर रहा था। इसे मुस्कुरा कर रब्बास को इससे लेते हुए जवाब दिया। रब्बास रोशनी होते ही आंखें घुमाता चारों इतराफ का जायजा लेने में मगन हो गया। कौन सी थकन है जो उतर नहीं रही? मैं तो जब से आया हूँ आप कमरे में बंद हैं। खानजादा ने बगौर उसका जायजा लिया। वजीहा चेहरे पर संजीदा सी मुस्कुराहट थी, दराज कस और दिलकश सरापा। गुलजान जैसे नरम नकुश का हामिल खान दावर एक मुकम्मल और बेहतरीन शख्स था। खानजादा ने अफसोस भरी सांस ली। काश उसकी शख्सियत की तरह उसकी ज़िंदगी भी मुकम्मल और दिलकश होती। यावर आजकल ज़मीनों का सारा काम संभल रहा है तो मैंने सोचा रेस्ट कर लूँ। तुम सुनाओ, शहर गए थे? सब खैरियत तो थी ना? दावर ने बेड पर बैठते हुए नरमी से पूछा। नज़रें रब्बास पर टिकी थी जो दावर की शॉल में पाँव उलझाए अब निकलने की कोशिश कर रहा था। सब ठीक है, परिहान की बहन मिल गई है, इसके लिए गया था बस। खानजादा ने आगे बढ़कर रब्बास को छोटा सा पाँव शॉल से निकाल कर बताया। रब्बास पाँव निकालते ही अपने हाथों में पकड़ कर मुआयना करने लगा। ओ शुक्र है यार, अल्लाह हिफाजत में रखे। दावर ने तश्कर भरी सांस भरी और रब्बास को देखकर मुस्कुराया जो अब ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। लाला दावर, जो कुछ हुआ इसकी वजह से आप अपसेट हैं। मैं रब्बास को दे देता हूँ, लेकिन खान पागल हो गया। कैसी बातें कर रहे हो? दावर ने बेसाख्ता उसे टोका। हमने इतना वक्त बे औलादी में गुजार दिया, अब अगर बच्चा ले भी लेते तो शायद पहले जैसा ना हो सकते। वो अभी उकता गई थी और मैं भी। वो औरत थी, सब्र टूटा तो इजहार कर गई। इसे जाना था, चली गई। मुझे कोई अफसोस नहीं। अब ये रिश्ता बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था। और रही बात रब्बास की, ये मेरा बेटा है, मेरी जान है। जब चाहूँ उठाकर प्यार कर सकता हूँ। और क्या चाहिए? वलीदत से क्या मिलता है यार, इसने ज़िंदगी में रौनक भर दी है। दावर ने अपनी मखसूस नरम पुरस्रार लहजे में कहा और रब्बास को इस सीने से लगाकर मोहब्बत से चुमा। खानजादा ने इत्मीनान भरी सांस भरी। रब्बास इसके नरम भूसों पर टांगे छलाता खिलखिलाने लगा। अच्छा फिर ठीक है, ज़हनी तौर पर तैयार रहिए। मैंने कल गुलजान से कह दिया है आपकी शादी कर देंगे। खानजादा ने उठते हुए हल्के फुल्के लहजे में कहा। रुको, क्या कर रहे हो? मुझे अब शादी नहीं करनी और मुझ पर यह रौब झाड़ने की कोशिश भी मत करना। सबके बाप बने फिर रहे हो। दावर तो बौखला ही गया। इसे घूरकर सख्ती से तनबिया की, मगर असर कैसे था?
परिहान को देख लो, बुखार था उसे। वो शॉल झाड़ कर बोला और उसे बिल्कुल अनसुना करके कदम बढ़ाता वहां से निकल गया। दावर ने दांत कचकचाए। देख रहे हो अपने बाप के काम, सबके फैसले करते फिरता है। सारी आगा जान की दी हुई ढील है, पूछता बताता तक नहीं है। वो बेचारगी से रब्बास को बाजू में उठाकर अपने करीब करता बता रहा था। रब्बास उसे सुनता तेजी से टांगे चलाता जवाब देने लगा। खानजादा जनान खाने में जाता, लब्बों पर शरीर मुस्कुरान सजाए रहा। उसे अंदाजा था खान दावर झटपटाएगा और मानेगा भी नहीं। गुलजान उसे बता चुकी थी, मगर वो पूछने और जवाब मांगने का तकल्लुफ पहले कब करता था जो अब करता। फैसला सुना दिया और अब दावर चाहे इसका गला दबा दे, वो निकाह तो करवा कर रहने वाला है। कमरे में दाखिल हुआ तो शॉल उतार कर एक तरफ रखी और परिहान के पास जा बैठा। इसका टेम्परेचर चेक किया। वो मुतमईन हुआ। वो अब रात की निस्बत काफ़ी बेहतर थी। इस पर झुक कर नरमी से गाल चुमा तो इसके लम्स पर वो कसमसा कर जागी और उसे देखने लगी। अब कैसी हो? इसे झककता देखकर वो नरमी से मुस्कुरा कर पूछने लगा। ठीक हूँ, बस इतनी ही ठीक हो सकती हूँ मैं। पूर्वा का ख्याल मुझे सुकून नहीं लेने देता। कल सुबह सुबह परिसापी की कॉल आई थी, बहुत रो रही थी। बीपी हाई का प्रॉब्लम रहने लगा है अब उन्हें। हमें यही बात रुलाती हदीर। वो हमारी छोटी बहन, मासूम और कम उम्र है, ऐसे कैसे गायब हो गई? हम तो कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे। वो तो जैसे भरी पड़ी बैठी थी। सुबह सुबह हवास बहाल होते ही उसके मेहरबान लहजे पर आंखें भर आई। परिसा का बताते हुए भी परेशान हो रही थी। वो हाथ बढ़ाकर उसकी पलकों की नमी अपने पूरों पर समेट गया। अब परसुकून हो जाओ, पूर्वा मिल गई है और बिल्कुल ठीक है। खानजादा ने इतने सुकून से इतला दी जैसे सरसरी बात की जा रही हो। परिहान को लगा इसने गलत सुना। शौक की कैफियत में से देखने लगी। सच कह रहा हूँ, जो 3 दिन मैंने शहर लगाए उसी सिलसिले में थे। किसी वुमेन हॉस्टल में थी वो। कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बताया नहीं पाया। वो गहरा परसुकून सांस भर कर बोलता पूर्वा की मुश्किल कंडीशन छिपा गया। ईसा ने बताया था अब वो काफ़ी बेहतर है, यानी परिहान मिलकर भी डिस्टर्ब नहीं होगी। हदीर, मुझे से मिलना है, प्लीज़ मुझे इसके पास ले जाए। वो तेज़ी से उठी। इसके हाथ थाम कर इल्तिजा करती वो रो पड़ी। इसके रोने पर वो गहरा सांस भर कर उसे खींच कर सीने से लगाया गया। आज सर से कुछ बोझ उतर सा महसूस हुआ। मैंने ईसा से कहा है पूर्वा को यहीं ले आए। अभी तुम वीडियो कॉल पर बात कर लो। अब रोना बंद करो। पहले ही हर वक्त रो रो कर आंखों का हशर बिगाड़ लिया है। वो इसके बाल समेटता मोहब्बत भरे लहजे में बोला। ठीक है, फिर मैं परिसापी को भी बता दूंगी। फरमाबरदारी से बोलती है। आज इतने वक्त बाद पहले की तरह उसके सीने पर हाथ टिकाती चेहरा छुपा गई। वो मुस्कुरा कर इसका सर थपथपाने लगा। कितनी दूर हो गई थी वो इस कुछ अरसे में। वो इसे बता नहीं पाया कि इसके यूं दूर हो जाने पर कितना बेबस होता था। इसे कभी सीने से लगा भी लेता तो इसकी आंखों की नमी बेचैन कर देती थी। कुछ अरसे में ही वो ज़रूरी तरीन हस्ती बन गई थी। आज जब सीने से लगी तो खानज़ादा को दिल को हर कोना आबाद हो गया। वो मोबाइल उठाकर ईसा के नंबर पर मैसेज कर रहा था। अभी सब्र करें, पूर्वा मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म करके सो रही है। चार्जिंग हो जाए तो मैसेज करूंगा। ईसा का रिप्लाई मिला। आजकल इसके मोबाइल पर पूर्वा का कब्जा रहता था। खानज़ादा परिहान को बताता हंस पड़ा। वो ईसा का ऐसा नरम बर्ताव सुनकर परसुकून हो गई। मैं रब्बास को ले आता हूँ, वो भी पूर्वा से बात करेगा। वो परिहान से कहकर अपनी जगह से उठा। परिहान ने बेसाख्ता उसका हाथ थाम कर उसे रोका। हदीर, थैंक्स एंड सॉरी फॉर एवरीथिंग। सर झुकाए शर्मिंदगी से बोली। उसे याद था कैसे लड़ती रहती थी खानज़ादा से। उसे छूने तक नहीं देती थी खुद को। कभी कभी इल्ज़ाम तक दे बैठी थी। तुमने मेरे साथ जो किया, अगर वो सब मुझ पर हक समझ कर किया होता तो सॉरी मत करो। वो रुका और परिहान का हाथ अपने हाथ में नरमी से दबा कर बोला। हक ना समझती तो वो सब करने की बजाय कोने में दबक कर बैठ जाती कि मेरा अब कोई घर नहीं और मैं यहाँ से खान निकाल जा सकती हूँ। मगर मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर खुल कर निकाली, क्योंकि मुझे ये पता था मुझे आप खुद से दूर नहीं करेंगे। वो सर उठाकर बोलती मान से उसे देख रही थी। उस वक्त वो खानज़ादा को खुद से करीब तर लगी थी। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें सब माफ़ है। वो गर्म जोशी से कहता झुक कर उसके रुखसारों पर शिद्दत भरे लम्स बिखेरता पीछे हुआ और पलट कर कमरे से निकल गया। परिहान की गिर्द इसका लम्स और लहजे की नरमी खुशबू बन के बिखरी थी। सुर्ख गाल लिए अपने जगह से बैठी रही गई। वजूद हल्का फुल्का हो गया। हर परेशानी का जैसे एहतदाम हो चुका था। और फिर पूर्वा उसे बात करके उसकी रही सही बीमारी और बेजारी भी खत्म हो गई। रबास की चीखने पर उसे उठाकर कमरे से बाहर निकली तो सभी ने उसका हाल हवाल पूछा। इसका मिजाज बदला तो जैसे सब कुछ बदल गया। नरमी से मुस्कुराकर जवाब देने लगी। खानी बेगम ने सुकून का सांस भरा। थोड़ी धूप छाँव सी बहू मिली थी, परेशानियों पर बिल्कुल ही सबसे अलग हो जाने वाली और खुशी में खुद ब खुद सबके दरमियान बैठकर घुलने मिलने वाली। मगर बेटी के लिए उन्हें कबूल थी। गुस्सा हो जाती थी, नज़रअंदाज भी करती थी, मगर जब वो पास आती तो वो भी नरमी से बात करती थी। वो बेड पर टांगे सीधी किए गोद में रखे लैपटॉप पर बैठा ऑफिस वर्क कर रहा था। पूर्वा इसके एक बाजू पर अपनी पुश टिकाए से रुख फेर कर बैठी मोबाइल पर रब्बास की पिक्चर्स देख रही थी।
आज सुबह ही वीडियो कॉल पर परिहान से बात की थी। रब्बास की अजीब ज़बान में कही जाने वाली बातें बिला तुकान सुनती रही। जब बोल बोल कर रुकता था तो टांगे और बाजू चलाने लग जाता, फिर ज़रा रुक कर लंबा लंबा होता बोलता। वह ऐसे सुनती रही जैसे उसे सब समझ आ रही है। शायद इस वजह से रब्बास ने भी घंटा भर खुलकर उससे बात की थी, और कॉल के बाद अब तक परिहान ने उसे लातादात पिक्चर्स और वीडियोस भेजी थी। दरमियान में इसने परीसा और इसके बच्चों से भी बात की थी। ईसा ने इसके मोबाइल मंगवा लिया था, अभी सिम डालना बाकी था, और तब तक वो अपने मोबाइल पर फातिहा पढ़ चुका था। एक नज़र गर्दन मोड़कर पूर्वा के सर के ऊपर से झांक कर स्क्रीन को देखा। मोटे कपड़ों में भालू बने रब्बास की पिक्चर्स थी जिनको जूम करके देख रही थी। वह आँख भरता फिर से लैपटॉप की तरफ मुड़ा। इसका ध्यान आयरा की तरफ गया। आज सुबह ही वो मिलने आई थी। इसे पूर्वा से मिलवा कर सब बता दिया था। तुम लड़कियों को न जाने क्यों लगता है मोहब्बत सब कुछ है, मिल जाए तो नामत और ना मिले तो जज्बातीपन। मैं खुद साख्ता सज़ा के तौर पर कोई भी फैसला लेकर सारी उम्र खुद को कोसती रह जाती। थोड़ा सब्र कर लेती तो संभल जाती। मेरी मिसाल ही ले लो। तुम्हें लगता था मुझे पाल लेना सब कुछ है, लेकिन देखो जिससे मैंने मोहब्बत की उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। मुझे नहीं खबर इसके साथ क्या हुआ। वो जो घर से निकलती नहीं थी, घर छोड़ गई। घर के बाहर जाने कैसे हालात से गुजरी, और हद तो ये है कि इसे ढूंढने वाला भी मैं नहीं, अदब खान था। अब ये लौट आई है तो बिना सवाल किए अगर इसे अपनाया है तो सिर्फ इसके लिए कि मोहब्बत करता वो रह नहीं सकता इसके बगैर, वरना मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है। वो अपनी कमज़ोरी खुद बयान करता आयरा पर वाज़ेह करना चाह रहा था कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। वो सब हालात और अदम शाह की हकीकत जानकर गंग बैठी थी। वाकई संभल गई थी। कुछ वक्त गुजरा तो ईसा की मोहब्बत मद्धम भी हो गई थी, लेकिन उसने जल्दबाजी में खुद को किसी बदकिरदार इंसान से जोड़ लिया था। मुझे सब बताने का शुक्रिया, अब शायद अपनी ज़िंदगी आसान कर सकूंगी। वो मुस्कुराई तो आंखों में नमी चमकी थी। ईसा ने सर हिला दिया, और जब आयरा उठी तो पूर्वा को गर्मजोशी से गले मिलाकर मिली। जब जाने लगी तो कदम लड़खड़ा का शिकार नहीं थे। वो नहीं जानता था आयरा ने क्या फैसला लिया, मगर वो पुरएतमाद और पुरसुकून लग रही थी। ईसा जी, पूर्वा की नरम पुकार पर वो सोचों से निकलकर मुस्कुराया। पूर्वा का अंदाज तहदीब इसके दिल में सुकून सा फैला था। जी? वो जी जान से मुतवज्जा हुआ। सर्दी लग रही है। वो इसी पोजीशन में बैठी जरा सी गर्दन मोड़कर बेचारगी से बोली। ईसा ने लैपटॉप साइड पर करके पैरों में पड़ा ब्लैंकेट उठाकर उस पर डाला। वो इसकी तरफ से वैसे ही पुश्त किए नीम दराज होती उसके कंधे पर सर रख गई। क्या बात है, यानी अब रब्बास को देखना है और इसकी चाचू से रुख फेरे रखना है? मेरी तरफ भी तवज्जो कर लो, काफ़ी प्यारा हूँ मैं भी। वो लैपटॉप शट डाउन करके एक तरफ रखता शरीर लहजे में बोला। रब्बास मेरे जैसा है ना? इसे फिक्र नहीं थी ईसा प्यारा है या नहीं, अच्छा है लगा रब्बास उसके जैसा है। उसकी आंखें पूर्वा जैसी थी। हाँ, तुम्हें जैसा है, और तुम बिल्कुल बिल्ली जैसी हो। वो ज़रा झुक कर इसके हाथ से मोबाइल छीन कर बोला। रब्बास को देखने दे ईसा जी। वो इसकी तरफ मुड़ती रोनी सूरत बनाकर बोली, और ईसा से मोबाइल खींच लिया। वो जो इसे देखने में मगन था इसकी हरकत पर हैरान हुआ। ऐसी दिलदार दिलेरी, वाह! गुलाबी शफाफ सा मासूम चेहरा और नरम नकुश, शहद रंग कार सी आंखें और सुरखोट बाल चेहरे की गिर्द बिखरे हुए थे। उसे तकता उसमें खोने लगा। बाल समेट कर चेहरे से हटाया। मोबाइल की रोशनी में इसका चेहरा बहुत दिलफरेब लग रहा था। ईसा का दिल बेईमान होने लगा। इसे एकदम मोबाइल खींचकर ऑफ करता साइड टेबल पर रखकर पूर्वा हौनक से उसका चेहरा देखने लगी। पूर्वा, एक बात पूछूं? इसके गिर्द अपने हिसार मजबूत करता वो बोझल लहजे में बोला। इसके कंधे पर सर रखी लेटी पूर्वा का दिल इस भारी आवाज़ पर बेतरतीबी से धड़ धड़ करने लगा। वो घबराती हुई सी अज़बात में सर हिला गई। हदीर लाना चाहते हैं तो मैं हवेली ले जाऊं। अगर तुम्हें वहां रखा गया तो तुम अपनी अपिया के पास रहोगी या मेरे साथ वापस आओगी? इसके सवाल पर वो ज़रा मद्जब हुई। ईसा की नज़र इस पर टिकी हुई थी। मैं रब्बास के पास। वो दरमियानी राह निकाल कर बोलती। ईसा के लम्ब भींचने पर झिझक कर रुक गई। इससे भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी, अब तो बिल्कुल नहीं। वो अच्छा लगने लगा था। इसके हसार में खुद को महफूज समझती थी, मगर परिहान और रब्बास के पास रहने का सुनकर ही दिल खुश हो गया था। कोई बात नहीं, वहीं रह जाना, लेकिन तुम रह नहीं पाओगी। इसके तासीरात का जायजा लेता ईसा एकदम मज़े से बोला। पूर्वा नासमझी से उसे तकने लगी। ट्रस्ट मी, तुम्हें ईसा खान के हसार के अलावा कहीं सुकून नहीं मिलेगा। वो पर यकीन था। इसे खुद में समेटता उसके नरम नकूश को लब्बों से छूने लगा। पूर्वा शर्म से समेट कर उसके सीने में चेहरा छुपा गई। ईसा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो उसके बालों में उंगलियां चलाता वो आगे के प्लानिंग में मसरूफ़ हो गया। दावर के निकाह में ही वो अपनी बाकायदा शादी करवा लेना चाह रहा था। 1-2 माह तक इसे वैसे भी पूर्वा ने 18 साल का हो जाना था। सना बेगम और बाकी हवेली वाले शायद ईसा की शादी पूर्वा से करने पर एतराज़
उठाए, लेकिन वो सोच चुका था खानज़ादा को आगे कर देगा और रह गई पूर्वा। इसे झुककर पूर्वा को देखा। वो नींद में जाती ईसा की शर्ट को मुट्ठियों में मजबूती से जकड़े हुए थी। वो मुस्कुराया। पूर्वा अब इसके बगैर रहना चाहे भी नहीं रह पाएगी। खौफ और बुरे हालात से बचकर वो जिस इंसान के पास आई थी वो ईसा था। इसे सहारा चाहिए था, कंधा चाहिए था, एक मजबूत हसार चाहिए था। ईसा वाहिद वाहिद जिसने इसे सब दिया, अपना वक्त, तवज्जो और मोहब्बत, पूरी ईमानदारी और नरमी के साथ। इसे यकीन था जिसे वो संभाल रहा है कोई नहीं संभाल पाएगा। और पूर्वा को अब यही तवज्जो और मोहब्बत ही ज़रूरी थी। वो जहाँ भी चली जाए ईसा को ही ढूंढेगी, इसके पास ही आएगी। रीम, तुमने तो मेरा हाल पूछना ही छोड़ दिया। रब्बास के पैदा होने की मुबारक भी मैसेज पर दी। परिहान इसे कॉल मिलाए शिकवा कर रही थी। मॉल से शॉपिंग करके निकलती रीमा ने आह भरी, क्या बताऊं यार, इतनी डिस्टर्ब थी। बड़े भाई ने छुप कर निकाह करके रखा था किसी गरीब लड़की से। भाभी को पता चला तो हंगामा कर दिया। पूरा हफ्ता लड़ाई झगड़ा चलता रहा। फिर बात खत्म हुई कि इस लड़की का तलाक दे। भाई डट गए, इसे नहीं छोड़ेंगे। भाभी मुंह बनाकर घर जा बैठी। मेरी बड़ी बहन को अपनी परेशानी लग गई। बहनोई साहब अपनी बहन यानी मेरी भाभी की तरफदारी करते रहे। मम्मा ने भाई को इतना समझाया, उल्टा वो नाराज होकर घर छोड़ गए। बहुत मुश्किल दिन थे। बच्चों की खातिर भाभी वापस आई। मेरी बहन का घर बच गया। अब भाई 3 दिन इस लड़की के पास होते हैं, 4 दिन भाभी के पास। फिर भी तनाव है माहौल में। रीमा ने खड़े खड़े सारी दास्तान सुना दी। जैसे दिल की भड़ास निकाली तो अगला दिन नहीं निकलेगा। परिहान शॉक्ड हुई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। शुक्र है नुकसान से बेहतर रहा निकली। सुनो, मेरे पास भी चक्कर लगा और अब्बास का हकीका है। पहले तो पूर्वा की टेंशन और मेरी तबीयत की वजह से हदीद डिले करते रहे। परिहान ने शुक्र किया और इसे दावत दी। रीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। ओह यार, सच्ची मुझे तुम्हारी ट्वीटी के मिल जाने की बहुत खुशी हुई। ज़रूर आऊँगी। मैं अभी रब्बास के लिए ही शॉपिंग करके जा रही थी। रीमा ने मुस्कुराकर बताते हुए रोड के पार खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। अचानक किसी ने उसकी कलाई से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा और इसी पल एक तेज़ रफ्तार गाड़ी वहाँ से गुजरती आगे बढ़ गई और वो बुरी तरह लड़खड़ा कर मुकाबिल के सीने से जा टकराई। मोबाइल हाथ से छूटते छूटते बचा और शॉपिंग बैग्स तो वहीं गिर गए। रीमा ने गुम होते हवास बहाल करके सामने देखा। देख कर चलिए मोहतरमा, गाड़ी कुचल जाती अभी। रवायती कमीज शलवार में मर्दाना शॉल कंधे पर रखे वो कोई पठान मर्द था, संजीदा और कदरे सख्त तासिरात वाला। रीमा मुंह खोले उसे देखने लगी। आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि नाजुक लड़कियों को कैसे संभालते हैं? जैसे आपने बचाया, बाजू निकल जाती मेरी। रीमा उसे जाता देख कर नाक चढ़ाकर बोली तो वो जाते जाते रुक कर हैरत से उसे देखने लगा। नहीं, मुझे सिर्फ जान बचाना सिखाया गया है। आपका बाजू सलामत है, फिर क्या परेशानी? वो भी जवाबन नाक चढ़ाकर बेजारी से बोला। दराज कद और वजीहा सा सरापा चेहरे के न कुछ प्यारे थे मगर वो निहायत गड़कती छाई हुई थी। और मेरा वो सामान? रीमा ने ज़मीन पर गिरे शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा किया। इसके बाद पर सामने वाले के चेहरे पर वाज़े गुस्सा छाया। अभी तो अपना सामान संभालो बेबी, अगली बार कोशिश करूँगा। कोई गाड़ी के नीचे आ रहा है तो मरने दूँ। जाओ, अब मेरा दिमाग ना खाओ। वो माथे पर बल डालकर बोलता बेनियाजी से पलट कर कुछ फासले पर पार्किंग में खड़ी सीहा बड़ी गाड़ी में बैठ गया। रीमा इसकी रौबदार शख्सियत में उलझती झुक कर सामान उठाने लगी। बदतमीज खान, अब अगर बचा भी लिया था तो ज़रा और रोड पर ही पार करवा देता, अकड़ू कहीं का। वो बड़बड़ाती हुई इस बार देखभाल कर रोड क्रॉस कर गई थी। वैसे ये खान होते कितने प्यारे हैं यार। गाड़ी में बैठकर वो निचला लब दांतों तले दबाती शरारत से बड़बड़ाई और परिहान को कॉल कटने की वजह मैसेज करके बताने लगी। दूसरी जानिब अपनी गाड़ी में बैठकर अपने रास्ते पर जाते अदब खान का मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था। औरत हो तो होता ही पागल है, जान का परवाह नहीं उसे, बस सामान का फिक्र था। सर झटक कर बोलता गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया। इसके खानजादा साहब का बुलावा जो आ गया था। ईसा की आंख किसी की बुरी तरह झिंझोड़ने पर खुली थी। वो हड़बड़ा कर उठा तो सामने पूर्वाश त्याग भरी आंखें लिए उसे देख रही थी। क्या हुआ, क्यों जगाया मुझे? वो बेचारी सूरत बनाकर आंखें बंद करते तकिए पर सर डालकर बोला, आपने कहा था हम हवेली जाएंगे रब्बास के पास। वो बेचैनी से बोली, यानी जब कह दिया तो देर किसी। ईसा ने पट से आंखें खोली, मोबाइल उठाकर वक्त देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। यार, वो दांत का छुचा कर उसकी तरफ पलटा तो वो सहम कर पीछे होती परेशान हो गई। शायद उसे जगा कर गलती की थी। वो धीमा पड़ा। मेरी जान, चले जाते ना आराम से, इतनी बेदर्दी से जगा दिया, वो भी सुबह सुबह। वो लहजा धीमा करके बोलता नरम अल्फाज में उसे जता गया। आपको बुलाया था, आप जागे नहीं इसलिए जोर से जगाया।
वो आहिस्तगी से माजरत करती सर झुका गई। जितनी तुम्हारी आवाज़ है, जगा हुआ बंदा ना सुन सके तो मैं फिर भी सो रहा था। चलो अच्छा किया जगा दिया, आओ अब मॉर्निंग हक दो मुझे। वो एकदम लहजा मोड़ बदल कर शौकी से बोला। वो छेड़ रहा था मगर पूर्वा आगे बढ़कर उसके गिर्द बाजू फैलाती इसके सीने पर सर टिका गई। ईसा की आंखें फैल गई। कुर्बान जाऊं, वैसे जितनी फरमाबरदार मेरी बीवी है किसी की भी नहीं होती। इससे खुद में भींच कर वो मसरूर लहजे में बोलता इसके बाल सहलाने लगा। अब चले, वो सर हटाकर नरमी से बोली। ईसा हंस पड़ा। अपनी बात मनवाने के लिए तो सब कर जाती थी। इसकी पेशानी पर लब रखता सर हिलाया। उठकर बैठा तो देखा वो तैयार बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए शावर लेने चला गया। पूर्वा पर जोर से मुंतजिर बैठी रही। ईसा और पूर्वा हवेली आते ही अच्छा खासा शोर शराबा हो गया था। परिहान उसे सीने से लगाई। कितनी देर आंसू बहाती रही। खानजादा ने लाकर रब्बास को पूर्वा की गोद में डाल दिया। तभी दोनों बहनों की अफसरदगी कम हुई थी। ईसा के कह और छेड़छाड़ के साथ रब्बास की चीखों ने माहौल को बहुत खुशगवार कर दिया था। सना बेगम ने बेटे का दमकता खिलखिलाता चेहरा बगौर देखा। खानजादा इस हवेली का सबसे कीमती बेटा था, वारिस था और सरदार बन चुका था। इसकी शख्सियत रौबदार और परकशिश थी। वो गुस्से और नरमी का परकशिश मजूआ था। अगर इस जैसा मुकम्मल और कीमती इंसान परिहान की हर खामी समेत उससे मोहब्बत कर सकता है तो पूर्वा तो फिर भी परिहान की निस्बत बहुत खूबसूरत और नरम मिजाज लड़की थी। खानी बेगम जैसी नखरेली औरत ने परिहान को कबूल कर लिया था सिर्फ अपने बेटे के लिए। वो दीवाना था परिहान का। इस वक्त भी परिहान के साथ सोफे पर बैठा पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा था। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगी। खानी बेगम आज भी इस तरह रौब से रहती थी। परिहान को जैसा कहती वैसा ही करती थी। ये सुकून और इत्मीनान इन्हें सिर्फ इसलिए मिला था कि बेटे के फैसले पर इसने जिद लगाने की बजाय उसके साथ खड़ी हो गई। जवाबन वो भी इनका मशकूर था और परिहान भी फरमाबरदार बहू बन गई थी और वो जिद लगाकर खुद भी बेसुकून थी और बेटे भी। ईसा ने कोई सवाल नहीं किया। मतलब पूर्वा ने सना बेगम का नाम नहीं लिया था अब तक। वो पूर्वा को तकने लगी, कम सीन गुलाबी लड़की, गुड़िया जैसी। परिहान की निस्बत इसका कद अच्छा था, इससे ज़्यादा हसीन थी। गुलाबी रंगत और कांच जैसी आंखें, नकूश में मासूमियत थी और नरमी। आवाज़ भी मध्यम नरम सी। ब्राउन कुर्ता और स्किन ट्राउज़र पहने दुपट्टा बमुश्किल सर पर टिकाए बैठी वो बहुत परकशिश लग रही थी। रबास को उठाकर बैठी वो दुनिया भूल चुकी थी। ईसा की बार बार उस पर उठती नरम नजरें और मुस्कुराहट। वो गहरी सांस भरकर रह गई। जरशे और पूर्वा अगर वो ज़र्फ बड़ा कर ले तो इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थी। वो दोनों बहूएं खूबसूरत और नरम मिजाज थी। मूसा भी माँ की वजह से अब तक खामोश नहीं रह पाया था। अपने हिस्से की सारी गलतियां बेचैन करने लगी। इन्हें भी तो खानी बेगम वाला सुकून मिल सकता था। अपनी आनी के साथ खेलते रब्बास की खुशगवारी और खिलखिलाहट उरूज पर थी। टांगे चलाता बोल रहा था। पूर्वा से इसकी ज़बान में जवाब देती इंजॉय कर रही थी। सबकी नज़रें बार बार इन दो पर ही जा रही थी। इनमें कोई फ़र्क नहीं था। रब्बास बार बार पूर्वा के रुखसार पर छोटा सा हाथ रख रहा था। इसके चेहरे के गिर्द फैले बालों की मोटी लटों को अपने हाथ में थाम कर एकदम अपनी तरफ खींचता। पूर्वा की ज़ोरदार चीख पर सब चौंके। रब्बास से बाल छुड़वाने की कोशिश की तो वो भी गुस्से से चीखने लगा। खान यूसुफ की नज़र पूर्वा पे टिक गई। अब समझ आई रब्बास ने चीखों की आदत कहाँ से ली है। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं करते रब्बास। खानजादा और परिहान उठकर इनके पास पहुंचे। ईसा पूर्वा और रब्बास की चीखों पर हंस रहा था। रब्बास बाल छोड़ने को तैयार नहीं था। खानजादा ने उसकी मुट्ठी खोलकर उसे उठा लिया। हंसी दबाए बैठे को देखने लगा जो बाल छुड़वाने पर लाल हो रहा था। पूर्वा के बाल सारे बिखर गए। रोनी सूरत लिए परिहान को देखने लगी। परिहान खुद हैरान थी रब्बास को बाल पकड़ने का शौक कब लगा था। इसका शोर पूरी हवेली में गूंज रहा था। इसे बाल खींचने वाला अशमज कला पसंद आया था बहुत। खानजादा उसे उठाए वहां से बाहर ही निकल गया। खान दावर ने कोई जवाब नहीं दिया था अब तक। क्या मसला है, इसे क्यों नहीं मान रहा? खान यूसुफ ने तवज्जो हटाकर खान आज़ार से पूछा। इससे बड़ा बहुत बेटा था और वो इस हवेली का। इस सब को खुश देखते थे तो इसका खालीपन शिद्दत से महसूस होता था। वो अब शादी नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि अब ज़बरदस्ती की जाए, मगर खानज़ादा की अलग ज़िद है। खान आज़ार संजीदगी से बोल रहे थे। खान जावर को इत्तेफाक था, मगर खानज़ादा जो कह रहा था खान यूसुफ इससे पीछे हट जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। खानज़ादा ठीक कह रहा है। क्या सारी उम्र अकेला रहेगा? तलाक हो चुकी है, अब किसके लिए बैठा है? लड़की देखकर बात तय करो और अगले महीने तक शादी कर दो। खान यूसुफ ने टोक लहजा बजाकर फैसला सुनाया। गुलजान के चेहरे पर इत्मीनान उभर आया, लेकिन खान आज़ार मज्जब थे। मेरी भी शादी कर दें, वरना लोग क्या सोचेंगे? खान यूसुफ का पोता जाने किस लड़की के साथ रहता है। ईसा ने आगा जान के पास खिसक कर आहिस्तगी से कहा। उन्होंने घूरी से नवाजा तो मुंह बनाकर पीछे हुआ। अभी पूर्वा बच्ची है, शर्म करो। मूसा ने मुस्कुराहट दबाकर उसे छेड़ा। वो नाक चढ़ा गया। और वो बच्ची नहीं है, शी इज़ अ यंग, वो मैरिड लड़की है। वो मेरे पास मेरे साथ काफ़ी वक्त रही है। अब क्या खबर हमारे दरमियान? अच्छा बकवास बंद करो। ईसा की बेलगाम ज़बान
कान पर खान यूसुफ ने सख्ती से टोका। अच्छा ना, चुप ही हो गया था, डांटे तो मत। वह मुंह बसोड़कर इनसे दूर हुआ। पूर्वा को बेचैनी से देखा, जो रब्बास को देखते ही ईसा को भूल गई थी। इसे लगा अब वो नहीं आने वाली ईसा के पास। बाहर खानजादा रब्बास को लेकर बहला रहा था। अपने कमरे की तरफ जाते अदब खान ने चीख चीख कर बाप को टांगे मारते रब्बास को देखा तो इसकी तरफ आ गया। सब ठीक तो है? आज तो नन्हे खानजादा के मिजाज काफ़ी ख़राब लग रहे। अदब खान ने मुस्कुरा कर पूछा। रब्बास के छोटे छोटे हाथों को काबू किए खानजादा ने रब्बास को रुख इसकी तरफ कर दिया। शादी कर लो अदब खान, तुम्हें पता चले जब छोटे साइज़ की जीन बिगड़ जाए संभालना कितना मुश्किल होता है, खानजादा ने मुस्कुरा कर कहा तो अदब खान हंस पड़ा। रब्बास को उठाया तो वो नाराज़गी से बाप से रुख फेर कर अदब खान के सीने में मुँह छुपा गया। अदब खान और खानजादा इसकी हरकत पर हंस पड़े। रात के वक्त खाने के बाद कमरे की तरफ जाती पूर्वा ने सना बेगम को देखा तो वो इनसे छुपकर पलटी। रुको। इससे पहले कि वो वहां से जाती सना बेगम ने उसे रोका। वो सहम गई, घबरा कर पलटी। मुझे बात करनी है, आओ मेरे साथ। सना बेगम ने नरम लहजे पर वो सर झुकाकर इनके पास चल दी। अपने पोर्शन में आकर वो सोफे पे बैठी और पूर्वा को भी साथ बिठाया। क्या इस दिन तुम मेरी बातों की वजह से घर छोड़कर गई थी? इनके सवाल पर वो अपनी आदत के ऐन मुताबिक पूरी ईमानदारी से हम में सर हिला गई। देखो बेटा, मैं तब शौक थी। सच कहूँ तो मुझे ईसा के साथ तुम्हारा रहना बहुत बुरा लगा। तुमने मुझे अपने रिश्ते के बारे में भी नहीं बताया। मैं स्टेटस और हसे बिन नस्ब के फ़र्क में पड़ने वाली आम सी औरत हो। मुझे खौफ महसूस हुआ कि ईसा को तुम पसंद आ गई तो क्या करूँगी। वह आहिस्तगी से बोल रही थी। पूर्वा खामोशी से सुन रही थी, लेकिन यकीन करो तब गुस्से में जाने क्या कुछ कह गई, मगर ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। और जब बाद में तुम घर छोड़कर चली गई मैं बहुत शर्मिंदा हुई। ईसा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। मैं एक औलाद परस्त माँ हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशियाँ बहुत ज़रूरी हैं और ईसा मुझे बहुत अजीज़ है। तुम्हारा यूँ कोई निशान छोड़े बिना गायब हो जाना मेरे लिए भी परेशानी की बात थी। जाने कहाँ हो, कैसे और जाने जिंदा हो या नहीं। मैं तो रातों को सो भी नहीं पाती थी। मैं भी बेटियों वाली हूँ। इतनी कमज़ाद तो हरगिज़ नहीं कि एक बिन माँ के बच्ची को यूँ दुनिया की भीड़ में धक्का देकर सुकून से बैठ जाऊँ। इनकी आवाज़ भर गई तो पूर्वा बेचैन सी हो गई। तुम जैसे भी हालात से गुजरी हो, जो भी तकलीफ में मैं दी मुझे, इस सब के लिए माफ़ कर दो। उन्होंने एकदम इसके सामने हाथ जोड़ दिए। पूर्वा तो घबरा गई, जल्दी से उनके हाथ खोले। आंटी ऐसा ना करें, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, वो बुखलाई कर बोली। अब क्या बताती, इनसे डरती रहती थी। गुस्सा करने या नफरत करने का तो सोच ही नहीं पाई। वो छोटी सी लड़की बहुत बड़े ज़र्फ वाली थी। ईसा की तरह मोरे कहो मुझे। सना बेगम ने बेसाख्ता से खुद से लिपटा कर चुमा। पूर्वा घबराई हुई सी उनके सीने से लगी बैठी थी। तुम गुस्सा नहीं, मगर फिर भी गुनहगार हूँ। ईसा से भी माफ़ी मांगूंगी, शायद वो मुझे कभी माफ़ ना करे। तुम्हारे जाने पर बहुत अजियत में रहा है। सना बेगम उसे सीने से लगाए बोल रही थी। पूर्वा को इन पर तरस आया। दिल में बचा कुछ खौफ निकल गया। आप ईसा जी को नहीं बताना, मैं भी नहीं बताऊंगी। यह हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। पूर्वा नरमी से बोलती झिझक कर इनकी पुष्ट पर हाथ रख गई। सना बेगम हैरान रह गई। पूर्वा के ज़र्फ ने खरीद लिया था। वो दिल से कर्जदान हुई थी। ठीक है, अब जाओ। ईसा के रूम में जाओगी क्या? सना बेगम ने नरमी से उसका रुखसार सहलाकर पूछा। नहीं, मोरे गुल के पास सोऊंगी। मुझे इनके पास बहुत अच्छा लगता है, वो परशोक लहजे में बोली। वह मुस्कुरा कर सर हिला गई। पूर्वा उठकर वहाँ से चली गई। वह हल्की फुल्की होकर गहरा सांस भरकर उठी। किचन में जरशे मेवे वाला दूध बना रही थी। वो रुक कर उसे देखने लगी। इंसान अगर कभी ईमानदारी से अपना मुजस्सबा करने लगे तो एक साथ सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो भी इस मरहले में थी। खुश नसीब थी। अपनी बेसुकूनी को ख़त्म करना चाहा तो गलती मान ली। सर झुकाया, खुद भी झुक गई। हालांकि अब वो जरशे पर गुस्सा नहीं करती थी, इसे टोकती या डांटती भी नहीं थी। इससे बात ही नहीं करती थी और यही बात जरशे को उदास करती थी। मूसा के साथ अपना गिलास भी ले लो। वो मूसा को ग्लास भर कर पलटने लगी तो वो आज इतने अरसे बाद खुद से बोल पड़ी। लहजा नरम और दोस्ताना था। जी नहीं, मैं तुम क्यों नहीं? मुझे हैरत है मूसा ने इस बात पर कैसे खामोशी इख्तियार की। इसे अच्छा लगता है जब वो अकेला हर खिदमत करवाता जाता है। इनके नरम लहजे और बात करने पर ही जरशे हैरान हुई। खुशी भी हुई कि वो दिल से बात कर रही है। दिल चाहा इनकी बात से इनकार करे। इन्हें बताया कि ये गिलास वो पहले आधा जरशे को पिलाता है, मगर इनके नाराज़ होने के खौफ से चुप रही। जरशे, तुम अपने और पूर्वा के लिए रिवायती सूट मंगवा लो, हकीका के लिए अच्छा लगेंगे तुम पर। वो इनके मुस्कुराकर कहने पर जरशे को लगा वो बेहोश हो जाएगी। जी ठीक है, वो खुशी भरे लहजे में बोली। अपने लिए भी ग्लास डाल लो, ईसा और खान साहब को भी मैं खुद बना दूंगी। वो बोलकर किचन में दाखिल हुई। जरशे सर हिलाकर इनकी बात पर अमल करने लगी। ट्रे लेकर कमरे में गई तो हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात से चेहरा दमक रहा था। आज 2 गिलास क्यों भाई? इसके दमकते चेहरे को देखकर मूसा ने एब्रो चढ़ाकर हैरत से सवाल किया। खान साहब, आज सना चच्ची ने मुझसे खुद बात की, बहुत प्यार से मुझे कहा मैं भी दूध का गिलास ले जाऊं। खुद कहा इतने प्यार से? जरशे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मूसा मुस्कुराया। बाकी
बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे जेलसी हो रही है। मूसा मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से बोला और इसके हाथ से ट्रे लेकर साइड टेबल पर रखा। क्या मतलब, किससे जेलसी? जर्शे परेशान हुई। हम एक गिलास से दूध पीते थे तो मुझे लगता था तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो रही है। मोरे, जब नाराज थी तो तुम बस मेरे इर्द गिर्द रहती थी और जैसे तुम पूर्वा पर फिदा हुई हो। मुझे लग रहा है मेरी वक्त मुख्तसर होने वाला है और अब लगता है मुझे भूल जाओगी। वह संजीदा सूरत बनाए बोल रहा था। आपसे मोहब्बत थोड़ी खत्म हो जाएगी, आपका वक्त मैं किसी को नहीं दूंगी। इसकी नाराजगी के खौफ से वो जिस बहादुरी से इजहार कर गई थी, मूसा के एकदम बदलते तासरात पर छनप गई। तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई तुमने? वो आंखों में पूरी दुनिया की रोशनी समाये उसे देख रहा था। इसकी कलाई से थाम कर अपनी तरफ खींचा। खान साहब, दूध ले तो मैं खाली गिलास ले जाऊं? वो इसके साल में आती हकला कर बोली। इसकी बहानेबाजी पर मूसा ने घूरा। मेरे करीब आते ही तुम्हें कुछ न कुछ काम याद आता जाता रहता है। बस से दूर होता गफी से दूध का गिलास उठाया और एक ही सांस में पिया। गिलास टेबल पर पटक कर बेड पर जा बैठा। जर्शे हवास भागता हुई। खान साहब, मैं तो बस, वो परेशानी से वजाहत देने की कोशिश करती उसके पास आई। जर्शे, दूध पिया और गिलास ले जाओ। वो संजीदगी से बोलकर मोबाइल पर मसरूफ हो गया। जर्शे लब काटती ट्रे उठाकर जाने लगी। मूसा ने उठकर उसकी कलाई पकड़ कर रुका। वो दूध पिए बिना जा रही थी। पियो शराफत से, रोना धोना बंद करो। तो हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है, ज़रा हिसाब लगाओ और फिर ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या ये इंसाफ की बात है? करीब नहीं आने देती हो और कितना वक्त चाहिए तुम्हें आखिर? दूध का गिलास उठाकर इसके मुंह से लगाता बिगड़ते मूड से बोलते जा रहा था। जर्शे से तो वो गिलास ख़त्म करना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे पिया, तब इसने गिलास मुंह से हटाया, ट्रे में रखा और पलट कर बेड पर जाकर बैठ गया। इशारा था कि अब बुझ जाए। जर्शे शर्मिंदा सी कमरे से निकल गई। मूसा ने बददिली से मोबाइल बंद करके रख दिया। इसे जर्शे का मसला समझ ही नहीं आ रहा था। वो इसके साथ खुश थी, इसके जाने पर उदास रहती थी। इसके लौट आने पर इससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता था, लेकिन हर बार मूसा के करीब आने पर वो घबरा कर बहाने बनाकर दूर हो जाती। इसका गरीज मूसा को समझ नहीं आ रहा था। जर्शे रूम में वापस आई तो वो लाइट ऑफ करके सोने लगा। बेड पर आकर बैठी वो अंधेरे में उसे तकने लगी। आंखें बंद करके सोते मूसा को कुछ देर बाद सिसकियां सुनाई दी तो झटके से उठा। लाइट ऑन करके वो पलटा तो जर्शा हाथों में चेहरा छुपाए सिसक रही थी। जर्शे, क्या हुआ, क्या बात है? ओके सॉरी, मैं बहुत रूड हो गया था। ट्रस्ट में, मुझे इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी ज़िंदगी हो, पागल लड़की। इसके आंसू साफ करता हुआ मोहब्बत और अपनायत से बोल रहा था। इसके कपकपाते हाथ थाम कर लबों से लगाए। मैं आपकी काबिल नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मैं नाजायज़ औलाद हूँ। आपकी हमदर्दी और अपनायत पर मेरा दिल रोता है। जर्शे की बात पर इसका दिमाग भग से उड़ा। वह ये सब बातें सोचकर इससे दूर रहती थी। वो मोहब्बत करती थी, फिर भी इसके करीब आने से डरती थी, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को इसके काबिल नहीं समझती थी। वो इसकी मोहब्बत को तरस समझती थी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? मूसा का इसकी बात पर दिमाग उलट गया। जर्शे सहम गई। वो गुस्से से दांत पीसता उसे घूर रहा था। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इसके बाजू पकड़कर झटके से अपने करीब किया। जर्शे घबरा कर नजरें झुका गई थी। मुझे देखो जर्शे, वो गुस्से से बोलता उसे मजीद करीब कर गया। जर्शे नज़र उठाकर देखने लगी। तुम जायज़ औलाद हो, जो जैसा भी समझे। कम से कम तुम्हें अपनी माँ पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। मूसा की बात पर वो तड़प कर नफ़ी में सर हिला गई। मैंने बाबा जान को खुद ऐसा कहते सुना था। वह बताते हुए रो पड़ी। क्या बाप को भी गलत समझती? वह इस बात पर आज तक सबसे छुप छुप कर रो रही थी। वह इस सोच की वजह से अपने अजीज़ जान भाई खानज़ादा की मोहब्बत पर भी गमज़दा रही। शट अप, मेरी बात सुनो। मूसा का पारा हाई हुआ था। वो गलतफहमी का शिकार थे, बिल्कुल खुद सख्ता नफरत का शिकार थे। उन्हें बहरोज खान के घर से ऐसी बातें कही गई थी। गुलजान मोरे ने तुम्हारे सर की कसम खाकर कहा था, तुम जायज़ हो, तुम खान आज़ार की खून हो, तुम इस हवेली की बेटी हो। अपने इस दिमाग से ये सब कचरा निकाल फेंको कि मैं इस पर बात पर हमदर्दी जताता हूँ। इस बात का कोई वजूद नहीं। तुम मेरी मोहब्बत और आज से नहीं, तब से जब तुम स्कूल गर्ल थी। मूसा की बात पर जर्शे की आंखें हैरत से फैल गई। मूसा ने माथे पर बल डालकर उसे घुरा और खींचकर उसे सीने से लगाता खुद में बींच दिया। दुनिया का अजीब तरीन इजहार मोहब्बत था जो उसे घोर करके आ गया था। जर्शे को शौक में जा चुकी थी। अगर यकीन ना आए तो अपने लाला से पूछ लेना, वो गवाह है मेरी मोहब्बत का। तो मैं तब हासिल नहीं कर पाया। और अब एक और बात अपने दिमाग में बिठा लो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि ये नाजायज़ वाली बकवास बात अगर सच भी होती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बार इसने लहजे में ज़रा नरमी लाकर कहा। जर्शे बेइख्तियार इसके सीने में चेहरा छुपाती परसुकून हुई। क्या यही वजह थी मुझसे दूरी बना रखने की? मूसा ने उसका चेहरा ऊपर करके पूछा तो वो शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। वो खफा हुआ। अब इस सज़ा का अजाला कैसे करोगी? बस के बाल बिगाड़ कर उब्र चढ़ाई। इस बार वो दूर नहीं हुई थी। माफ़ कर दे, मैं भी बहुत अजियत में रही। इसके कंधे पर गाल टिकाकर अफसरदगी से बोली। चेहरे पर मासूमियत थी। मूसा को इस बार
उस पर बेतरह सा प्यार आया था। नरमी से बाल सहलाता उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ दिया। तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता, खुद को दोबारा कभी अजियत से मत देना दर्शे, मेरा दिल रुक जाएगा। उसे अपनी मोहब्बत से लबरेज हसार में समेटता शिद्दत भरे लहजे में बोलना था। जर्शे इसकी मोहब्बत पर आंखें बंद करती उसके सीने में चेहरा छुपा गई। दिल में आज कोई गम बाकी नहीं बचा था। अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते खानजादा को ईसा की कॉल आई तो वो चौंक गया। ईसा, सब ठीक है ना? वो फिक्र भरे लहजे में बोला। नखरे करते रब्बास को तपक कर सुलाती परिहान ने भी कान खड़ी की। कुछ ठीक नहीं, मेरी बीवी पर आप लोगों का कब्जा जमा चुका है। वो मेरे बगैर सो कैसे गई वहाँ? मुलाजिमा समझा हुआ है क्या मुझे? जब ज़रूरत पड़ी मेरे हवाले कर दिया, जब जी चाहा वापस ले लिया। ईसा गम से भरा चीख रहा था। खानजादा ने सुकून से सब सुना और मुस्कुराहट दबाई। तुम्हारी बीवी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। परिहान ने उसे पूछा, उसे अकेला रूम चाहिए या मोरे गुल के पास सोएगी? वो तुम्हारा कह देती तो वहीं भेज देते। खानजादा ने भी जलती पर तेल का छिड़का। परिहान सारी बात समझ कर धीरे से हंसने लगी। माँ को हंसता देख कर अब्बास उससे ज़्यादा ज़ोर शोर से खिलखिलाने लगा। टांगे चलाता पर जोश हुआ। अच्छा नहीं कर रहे आप सब, बस इस घनी बिल्ली से तो मैं पूछ लूँगा। नींद नहीं आ रही मुझे अब। अल्लाह हिसाब लेगा मेरी बेचैनी का आपसे, वो माफ़ नहीं करूँगा। ईसा भुनाया वह बोलता चला गया। खानज़ादा हंसने लगा। शायद ज़िंदगी में पहली बार ईसा ऐसा बेचैन और रोने वाला हो रहा था। पागल लड़के, बात तो सुनो, दावर लाला के साथ रुखसती कर देंगी, सब्र तो करो ना यार। खानज़ादा ने उसे बहलाया, प्यार से बनाया, जैसे बच्चे को चमका रहा हो। या क्या? यानी अगले महीने मुझे मेरी बिल्ली पहली फुर्सत में वापस चाहिए, और वरना वापस भाग जाऊंगा इसे लेकर। या फिर आप भी परिहान भाभी को अगले माह तक मोरे गुल के पास भेजें, बस, मजीद कोई बात नहीं। वो जला भुला बोलता चला गया। इसने कुछ कहना चाहा मगर वो कॉल काट गया। खानज़ादा तो उसकी बेताबी पर हैरान रह गया। चेहरे पर खैरी मुस्कान ठहर गई। बाहर अब्बास पूरे बेड पर यहाँ वहाँ खिसकता परिहान को थका रहा था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, नाखून चने चबवा रहा था। रात को सोने में इतनी देर कर देता कि परिहान थक कर पहले सो जाती थी। खानज़ादा ने इसे छोटे जीन को पकड़ा कर काबू किया और अपने सीने से लिटाकर थपकने लगा। तब कहीं जाकर वो बातें करता करता सोया था। मनाल बहुत रूड सी हो गई है। एक बार बात हुई तो पता चला वो तो हम तीनों को ही एक तराजू में तोलने लगी है। उसके किसी कज़न से उसकी शादी तय हो गई है। वो कज़न पॉलिटिक्स में है, यही दादा के हवेली में रहेंगे। सुना है बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज है वो कज़न, और मनाल से काफ़ी बड़ा भी है। इस सब का इल्ज़ाम वो यहाँ परिहान को देती है। रीमा नागवारी से बता रही थी। गोद में रब्बास को थपक कर सुलाती परिहान ने सर झुका, जैसे झटका जैसे परवाह ना हो। इसे जाने दो, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। इसे बस खानज़ादा हदीर चाहिए था, वो नहीं मिला तो अब दुनिया का हर बंदा बुरा है उसके लिए। मरहा लापरवाही से बोलती बादाम खा रही थी। पुरवा इनसे कुछ फासले पर बैठी खामोशी से सुन रही थी। अकीके से एक रोज़ पहले ही रीमा हवेली आ गई थी। मरहा को भी गुलजान ने बुलवा लिया था। वो दोस्तें रात को बैठी बातें कर रही थी। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुआ है वो खुश रहें। पुरवा, नींद आ रही है तो सो जाओ, परिहान ने बेनियाजी से कहा और जमाइया ने थी पुरवा को टोका। ईसा जी इतना गुस्सा करते हैं मुझ पर। मुझे मोरे ने दूध दिया तो तब भी इतना डांट दिया कि हर वक्त दूध पीती रहती हूँ। वो सना का बताते हुए रूहांसी हुई। नींद तो आ रही थी मगर ये फिक्र सोने नहीं दे रही थी। परिहान हंसी। ईसा का मिजाज वैसे भी आजकल बहुत बिगड़ा हुआ था और पूरी हवेली वाले वजह जानते थे। वो एक एक से ख्वामखा लड़ रहा था। सुनो, ये तुम्हारे ईसा जी कुछ देर पहले पिछले बाग में सर्दी में टहलते किसी आयरा से बात कर रहे थे, काफ़ी हंस हंस कर। देखो कहीं लड़का हाथ से ना निकल जाए। रीमा ने कुछ याद आने पर पुरवा को बताया। वो जल्दी से उठकर बैठी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तुम इस सर्दी में पिछले बाग क्यों जा गई? मरहा ने उबरू चढ़ाकर उसे पूछा। परिहान ने भी शक्की नज़रों से उसे घूरी। वो गड़बड़ा गई। वो मेरा पिछले दिनों एक हैंडसम से खान साहब से टकराव हुआ था। मैंने उन साहब को यहाँ हवेली में देखा। मैं तो बस इसी खोज में वहाँ निकल गई। रीमा ने एहतमाद बहाल करके कहा। परिहान मरहा एक दूसरे को देखने लगी। क्या मामला है, जल्दी बताओ। और कौन से खान साहब को देख लिया? पीछे बाग में गए क्या वो? परिहान ने इसके पास खिसक कर राजदारी से पूछा। यार बड़ा शानदार बंदा है कसम से। हाँ, वो पिछली तरफ एक रूम में जा रहा था। उफ, दिल लूट लिया इसने तो। रीमा भी इसके कान में घुसकर तफसील बता रही थी। पुरवा तो अभी तक अपनी ईसा पर अटकी थी। वेट, पिछले साइड वो जो बिल्कुल अलग सा रूम है, अदब खान भाई का है वो तो। तुम कहाँ मिली उनसे? परिहान चौंक गई। रीमा ने मॉल के सामने वाला सारा वाक़या बता दिया। मरहा और परिहान की आंखें चमकी। तो मतलब है वो हदीर का मुलाजिम है? इतना शानदार बंदा, इसकी पर्सनैलिटी तो मुलाजिम वाली लगी नहीं रही थी। परिहान के तारुफ देने पर रीमा सदमे में गिर गई। हैरत ही हैरत थी। वो तो कोई सरदार सा लगता था,
कोई हाकिम, रौबदार और दिलकश मुलाजिम मत कहो, हदीर भाई की तरह रखा है। इनका अपना घर भी है इतना प्यारा, लेकिन फिर भी वो हदीर के लिए यहाँ रहते हैं। अदब भाई की मदर की डेथ हुई, इनके पैदा होने पर ही फौत हो गई थी। जब वो 12 साल के थे इनके बाबा की डेथ हो गई। आगा जान का बहुत करीबी बंदा था इनका बाप, तो आगा जान ने अदब भाई को मुंह बोला बेटा बना लिया। दावर भाई और अदब भाई एज फ्लोज हैं, मगर शुरू से ही अदब भाई हदीर के करीब रहे। इनके जवां होने तक वो इनका वफादार बाजू बन गए। पर काम हर जगह हर मसले को हदीर इनके हवाले करते हैं। इनकी शख्सियत सारी हदीर का अक्स है। इनकी ऐसी शख्सियत बनाने वाले हदीर ही हैं। इनके लिए वो भाई जैसे हैं। परिहान ने तफसील से आगाह किया। रीमा की आंखों में सताइश उभरी। अच्छा तो फिर ये खान साहब अब मेरी नज़र में आ गई, जाने नहीं देने वाली मैं। रीमा टांग फैलाती मगरूर अंदाज में बोली। परिहान महफूज हो रही थी। तुम्हें क्या हुआ छोटी सी गुड़िया? मरहा की तवज्जो पुरवा पर गई जो अभी तक परेशान बैठी थी। ईसा जी मुझसे नाराज़ होकर आयरा के फ्रेंड बन गए हैं। पुरवा रोनी सुनत बनाकर बोली। मरहा और रीमा ने बमुश्किल कहका दबाया। परिहान मुस्कुराई। ओ मेरी टोईटी, परेशान क्यों हो? जाकर पूछ लो, बल्कि ऐसा करो लड़ाई करो और कह दो तुम भी नाराज हो जाओगी। परिहान ने उसके गाल खींचते हुए मशवरा दिया। गोद में सोता रब्बास इसके बाजू हटाने पर कसमसाया तो वो सीधी हुई। इसे देखो जरा, इसके नखरे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मेरी गोद में नींद करता है या बाप के सीने पर? नीचे सुलाओ तो टांगे मारता है। परिहान ने घूर कर रब्बास को देखते हुए बताया। मरहा और रीमा तो इसके सुर्ख गालों को सहलाती छेड़ रही थी। वो नींद के मामले में भी पुरवा जैसा था, मजे से सोया रहा। पुरवा उठकर वहां से खिसक कर बाहर जा चुकी थी। छोटी बेगम आपको खानजादा साहब बुला रहे हैं। मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आती परिहान को इतला देने लगी। वो गहरी सांस भर कर रह गई। लगता है आपके खानजादा साहब का दिल नहीं लग रहा, अभी तो शाम ढली है। मरहम रीमा की शौकी और छेड़छाड़ पर वो शर्म से गुलाबी होती उठी। ऐसा नहीं है, बस ये रब्बास को वो वजाहत देती। इनके हंसने पर मुंह बनाकर कमरे से निकली। वो दोनों हंसी तो बातों में लग गई। परिहान कमरे में जाते ही खानजादा को घूरने लगी, जो सोने से पहले भी परफ्यूम की शीशी खुद पर उंडेल कर सोता था। इसके यूं घूरने पर चौंका। आपको पता भी है हम फ्रेंड्स इतने वक्त बाद मिली हैं, रात को देर तक बातें करनी थी, आपने बुलवाया भेजा। वो बेड पर बैठकर अब्बास को ब्लैंकेट से ढकती नाराज़गी से बोल रही थी। वो हंस पड़ा। मैं जानता और मुझे पता था रब्बास की वजह से तंगी होगी, तो मैं बस रब्बास को लाने का कहा था। पता नहीं संदल ने जाकर क्या कह दिया। वो मुस्कुराहट दबाकर बात बताने लगा। परिहान ने और ज़्यादा मुँह फुलाया। यानी बेटी की याद आई थी, बीवी की नहीं। अब क्यों मुँह बनाकर बैठी हूँ? बता रहा हूँ ना, मैंने नहीं बुलवाया। वो रब्बास को इसकी गोद से लेकर उसकी जगह पर सुलाता नरमी से बोल रहा था। तो मैं वापस चली जाती हूँ। वो दोनों जाग रही है अभी। वो ब्लैंकेट हटाकर बाकायदा उठकर जाने लगी थी जब वो बेसाख्ता इसका हाथ पकड़कर बैठ गया। वापस जाओगी? कितना बुरा लगेगा, फ्रेंड्स क्या सोचेगी? हस्बैंड ने निकाल दिया रूम से। उसे डरावा देता अपनी तरफ खींच गया। परिहान इसके सीने पर हाथ रख कर समझिया और इसके गिर्द बाहों का सार बना गया। नहीं, कहीं गई। मैं कह दूंगी मेरे हस्बैंड को अपना बेटा चाहिए था बस। वो इसके अल्फाज लौटाती जता कर बोली। खानजादा ने कहका लगाया। मैंने कब कहा बीवी नहीं चाहिए? मेरी बीवी को क्या पता मुझे वो कितनी अजीज़ है। मुझे तो हर वक्त सामने चाहिए। वो इसके बाल संवारता दिलकश लहजे में बोला। वो एकटक उसे देखने लगी। वो साहिर था जो हर बात अपने अल्फाज और लहजे से उसे बांध लेता था। वो इसका यूं खो जाना महसूस करके उसके रुखसार पर अपनी दीवानगी भरा लम्स बिखेरता सीने से लगा गया। उसे दुनिया बुला देती थी। परिहान मोहब्बती और शदीद मोहब्बत हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था इसमें ऐसा क्या खास है जो खानजादा को हर बार मखसूस तौर पर मतवज्जा कर देता था। उसे सीने से लगाए शर्मीले गुलाबी चेहरे पर नरमी से मोहब्बत लुटाता दुनिया जहाँ के हर गम से आज़ाद हो गया। हदीर, अदब भाई ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अचानक ख्याल आने पर उसके सीने पर हाथ जमा कर दूर होती पूछने लगी। तुम्हें क्या करना है अदब खान का? ये इसका पर्सनल मैटर है। खानजादा ने उसे घूर से देखा और टोका। इसकी नाराज़गी पर परिहान हौनक सी हो गई। बस एक बात पूछी है, इतना बिगड़ क्यों गए? वह हैरत से बोलती इसे देखने लगी। तुम मुझ पर तवज्जो दिया करो, मुझे सोचो और मेरी बात करो। हर वक्त यहाँ वहाँ की खबरें रखती हो। वो इसका नाक दबा कर गफी जता रहा था। परिहान तो अदब खान की बात करके ही पछताई थी। जब से सरदार बने हैं वैसे भी दिमाग ख़राब हो चुका है आपका। आप परिहान करवट बदल कर हाथ झला कर बोलती उसे हंसने पर मजबूर कर गई। और तुम जब से सरदार की बीवी बनी हो पूरे ज़माने का ठेका ले लिया है। लगता है अब अदब खान की शादी की ठान चुकी हो। अल्लाह इसके हाल पर रहम करे। वह हंसकर परिहान का वही हाथ थाम कर नरमी से चुमकर बोला। वो रीमा का सोचकर परजोश सी हुई। हदीर, आपको पता है रीम? वो पलटने लगी मगर वो इसकी पुश्त सीने से लगाकर उसे खुद में भींच गया। परिहान, मुझे कुछ नहीं जानना अब। आज सिर्फ अपनी बात करो। कुछ नहीं है तो चुप रहो। कभी कभी तुम्हें देखना और महसूस करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम सो जाओ, कल का दिन बहुत बिजी होगा। नरमी से उसके गिर्द बाजू फैलाए बोल रहा था। परिहान ने जिद किए बिना मुस्कुरा कर आंखें बंद कर ली।
ईसा मोबाइल कान से लगाए वॉक करता आयरा को सुन रहा था। मैंने सोचा था डाइवोर्स ले लूंगी, लेकिन अगर ये करती तो कोई गारंटी नहीं थी सुकून मिल जाता। मैं शायद कहीं न की ना रहती। उन्होंने शादी के बाद बहुत ख्याल रखा था, मेरी हर कमी हर खामी को कबूल किया। मुझे ऐसे रखा जैसे मैं कोई कीमती कांच की शहजादी हूँ। इनकी हरकतें काबिल माफ़ी नहीं थी और मैंने माफ़ करके इन्हें खरीद लिया। अब वो सारी उम्र मुझसे एक कदम पीछे रहेंगे, मेरे एहसानमंद रहेंगे। अब पहले से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, पहले से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इनका इलाज करवाने के लिए लंदन आए हुए हैं हम, और अब शर्मिंदा है ईसा। वो पूर्वा से और आप सब से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आयरा की बात पर वो नफ़ी में सर हिला गया। इसे माफ़ी नहीं चाहिए थी। तुमने अच्छा किया, माफ़ कर दिया, और अब वो सुधर गया। तुम छोड़ जाती तो शायद मज़ीद बिगड़ जाता। इस दुनिया में सुकून बहुत कीमती है। तुमने अच्छा सौदा किया, लेकिन इससे कई देना मेरे या पूर्वा के सामने कभी ना आए। मेरी माफ़ी यही है कि आज के बाद किसी की भी बेटी पर बुरी आंख ना डाले। तो अच्छा सुनो, खुश रहो, बहुत देर हो गई है, अब मैं कॉल बंद करता हूँ। ईसा ने पूर्वा को आते देखा तो लब्बों पर दिल पर एक मुस्कान सजाए बोला। काफ़ी देर से माफ़ी तलाफ़ी और हाल हवाल हो रहे थे। अब सामने पूर्वा आ गई तो अब बोलना कहाँ याद रहना था। आयरा थैंक्स बोलकर कॉल काट गई। वो जानबूझकर मोबाइल पर नजरें जमाए मसरूफ हुआ। पूर्वा कुछ फासले पर रुक कर उसे मद्जब नज़रों से देखती रही। उसकी बेरुखी पर आंखें भर आई थी। अब जो इसने तवज्जो की आदत डाल दी थी, इस पर इसे इग्नोर करना पूर्वा को जालिम तरीन अमल लगा। वो पलट कर जाने लगी जब ईसा तेजी से उस तक पहुंचा, इसके गलाई थाम कर अपनी तरफ खींच गया। आज ये चालाक बिल्ली यहाँ कैसे? वो इसके गिर्द बाजू बांध कर इसने नरम नकुश को देखकर बोला। आपने आयरा से फ्रेंडशिप कर ली, मुझे डांटते हैं, और बगैर किसी तहमीद के डायरेक्ट शिकवा करती भीगी आंखें रगड़ने लगी। ईसा का दिल इस अदा पर कलाबाजियाँ खाने लगा। यानी वो खुद इग्नोर करके दूर रहे तो खैर है, मगर ईसा इसका रहे, वाह यानी वाह। तुमने मुझसे फ्रेंडशिप कब ख़त्म की? यहाँ आकर मुझे भूल गई तो मैंने सोचा कोई और फ्रेंड बना लूँ। वो शरारत से बोलता सर्दी से सुर्ख होते गाल छू कर बोला। पूर्वा इसकी बात पर थोड़ी रुकी। इल्ज़ाम खुद पर आ रहा था, आगे झगड़े की वजह समझ नहीं आई। आपने मुझे डांटा आज सुबह, मोरे और जरशा आपी के सामने। वो ढूंढ कर इसकी गलती सामने ले आई। ईसा ने हंसी दबाई। वो सर्दी में ठिठरी यहाँ गिले शिकवे करने आई थी और वो तरस खाने की बजाय मज़े ले रहा था। मोहब्बत हो तो पूर्वा जैसी। वो गैर महसूस अंदाज से अपनी शॉल इसके गिर्द फैलाकर इसे अपने आसार में छुपा गया। तो कैसे ना डांटूं? जाने कब मेरी मोरे से इतनी दोस्ती कर ली। वो तो सारा दूध ही तुम्हें बना बना कर पिलाती देती है, और मेरी चालाक बिल्ली मेरे पास आने से पहले तुम्हें तकलीफ होती, दूध पीने सुबह शाम आ जाती हूँ। वह हंसी दबाने के चक्कर में सुर्ख हो रहा था। पूर्वा मुँह खोले सुनती रही। यानी गलती यहाँ भी उसी की निकली। परेशानी से सर हिलाए, आंखों के सामने भी खुश्क हो गए। बात खत्म हुई थी तो वापस जाने के लिए ईसा के बाजू खुद से हटाने लगी। अब दूध नहीं पीऊंगी मैं, अब एक वक्त दूध पीने आऊंगी, और आप किसी और से फ्रेंडशिप नहीं करना। वो उंगली उठाकर समझाती सौदेबाजी कर रही थी। इस मासूमियत पर ईसा का जी चाहा अपनी जान कुर्बान कर दे। इतना प्यारा सौदा, ऐसा हसीन सौदागर। ईसा जी, ठंड लग रही है। ईसा को वैसे ही जमा देखकर बेचारगी से बोली। पूर्वा जी, आज मेरे साथ रूम में चलो, मुझे अकेले डर लगता है। मुझसे ज़्यादा बेचारगी से बोला। डर लगता है आपको? वह हैरान हुई, परेशानी भी हुई। डर तो वो भी चल जाती थी। हाँ ना, नींद नहीं आती है ना? फिर तुम बस मुझे सुला दोगी तो चली जाना, ज़रा सहारा हो जाएगा। वो मासूमियत की हद कर रहा था, जाल फैला रहा था। पूर्वा जाल में फंस गई, फिक्रमंद हुई, कुछ सोचा और सर हिलाया। जी ठीक है, आप सो जाएंगे तो मैं मोरे गुल के पास चली जाऊंगी। मैं आप पर फातिया पढ़ूंगी, डर नहीं लगेगा। वो नरमी से बोली। ईसा बौखलाया। मरे हुए पर फातिया पढ़ते हैं पूर्वा? तुम बस ये तकलीफ मत उठाना, रात के वक्त ऐसी बातें मत करो यार। ईसा का तो दिल ही डूब गया। पूर्वा गड़बड़ा गई। मगर मोरे गुल, वो दरूद शरीफ पढ़ती होगी ना, आयतल कुर्सी पढ़ती होगी, तुम तो डायरेक्ट फातिया पढ़कर आ गई। वो घबरा कर वजाहत देने लगी थी जब ईसा ने उसकी बात कटकर समझाया। गर्म हाथों में उसके मुलायम सर्द हाथ थामे और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पूर्वा इसकी बात पर सर हिला गई। दिल में सोच लिया जितना कुछ ज़बानी याद है सब कुछ पढ़कर फूंक देगी। अगर वो डरता है तो ऐसा ना हो, पूर्वा को ही डरा दे। इसका सहारा तो बन रही थी, मगर दिल में खुद भी डरने लगी। इसके कमरे में पहुंची तो हीटर से गर्म हुआ माहौल और नरम गरम बिस्तर पर लेटते ही पूर्वा को याद नहीं रहा कोई ईसा भी था जो डरा हुआ था। ईसा से सही से सुला कर इसे पर ब्लैंकेट डालता मुस्कुरा रहा था, झुककर पेशानी पर लब रखे और इसे अपने हसार में ले कैद कर लिया। इसका बस चलता तो इस कैद से पूर्वा को कभी एक लम्हे के लिए भी आज़ाद ना करता। खाना अजहर अभी मर्दान खाने से आए थे, कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा रहे थे जब गुलजान रास्ते में आई। वो ठिठक कर रुके। जब से हवेली वापस आई थी उनके सामने ना आना छोड़ ही दिया था। बात करनी है आपसे खान साहब, गुलजान संजीदगी से बोली। वो सर हिला के आगे बढ़े। गुलजान के रूम के पास आकर रुके तो वह हैरान हुई। बात कहीं भी हो सकती है। गुलजान ने अपने अल्फाज पर जोर दिया कि कमरे में आना ज़रूरी नहीं।
और आपके कमरे में क्यों नहीं? वो सुकून से बोले और दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रख दिया। गुलजान रुक सी गई, फिर गहरा सांस भरकर सर झटका और अंदर बढ़ गई। बैठ जाएं। बेड पर बैठते ही खान आज़ाद नरमी से बोले, मैं ऐसे ठीक हूँ। गुलजान कुछ फासले पर जम कर खड़ी रही। सबिहा चेहरे पर संजीदगी थी। खान आज़ाद इन्हें देख कर रह गए। मैं दावर की शादी इस बार अपने खानदान में करना चाहती हूँ, लेकिन बड़े खान साहब खान यूसुफ नहीं मान रहे। वो तमीद बांधे आप बिना सीधी बात पर आई। आगा जान अब दुश्मनी भुला चुके हैं, आना जाना बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन खटक खानदान में रिश्ता करना इनकी अन्ना को गवारा नहीं है। खान आज़ाद नरमी से बोले, बाप की तरफ से सफाई दी थी, दूसरे अल्फाज में बताया कि उनकी ख्वाहिश पूरी होना मुश्किल है। मैं ये करना चाहती हूँ, आप मनाइए इनको, बात करें। खटक खानदान का कसूर क्या है? अगर बहरोज खान के घराने से रिश्ता जोड़ सकते हैं तो खटक खानदान में क्या मसला है? गुलजान का चेहरा जब्त से सुर्ख हुआ। खान आज़ाद का इनका चेहरा देखने लगे। ये गुस्सा पहली बार देख रहे थे। आंखों में दिलचस्पी समेट आई। आप ये बात खानजादा से भी मनवा सकती थी, मैं ही क्यों? वो इस बार कुछ हल्के फुल्के लहजे में बोली। खान जान खफत ज़दा हुई। वो आपके बेटे हैं ना? साफ इनकार कर दिया जाए। वो चाहते हैं आप दावर के बाप है तो आप ही बात करें आगा जान से। गुलजान ने जताते हुए पूछ लहजे में कहा, नहीं, मेरा बेटा चाहता है हमारे खान दरमियान ये सर्द दीवार गिरे। अब मुझसे अपनी ख्वाहिश कहीं और मैं पूरी करूँगा। वो हमारे दरमियान सब अच्छा करना चाहता है। खान आज़ाद के लहजे में हसरत समेट आई। नरम निगाहों से गुलजान को देखा, हकीकत जताई। वो चौंक गई। खानजादा की नीयत पर कराह करेगी। वो बच्चा है, पागल नहीं है, जानता है। औरत खुद पर उठा हाथ तो वो शायद भुला दे, मगर अपने किरदार पर उठी उंगली कभी नहीं भूलती। गुलजान ने बेलचक लहजे में बोली। खान आज़ाद खामोशी से उन्हें देखने लगी। और इज्जत के महाफिज को भूल जाती है। मैं बदकिरदार कहता रहा, मैंने जर्शे को नाजायज़ करा, मेरी नफरत थी, तंग नजरी। मैं गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने मना किया था आप बहरोज खान की हवेली में नहीं जाएगी, मगर आगा जान के हुक्म ने हुक्म दिया और आप चल पड़ी। चलिए मान लेता हूँ तब आपकी हैसियत नहीं थी किसी की बात से इनकार करना, लेकिन सोचे जब बहरोज खान के घर आगा जान आपको कुछ दिन मजीद रहने का कहकर छोड़ आए थे, मैं क्यों उसी रोज़ लेने चला गया? मैंने वहाँ पहुँचकर आपकी इज्जत क्यों बचाई? मैंने बहरोज खान की बेटी के मुंह पर सबके दरमियान तमाचा क्यों मारा? मैं गुनहगार हूँ मगर बेहिस नहीं था गुलजान। मैंने हर बार तब हाथ उठाया जब हवेली के बाकी अफराद आप पर अपना कहर ढाना चाहते थे। वो हाथ उठाते तो तुम्हें मार डालते। मैं हाथ उठाकर सबको ठंडा कर देता था। मैं बहुत बुरा हूँ, बुज़दिल हूँ, लेकिन इतना भी नाकाबिल माफ़ी नहीं। क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? वरना माँ के लिए बोलते चले गए। गुलजान रुख फेरे सुनती रही। दिल भर आया, आंखें भीगने लगी। माफ़ कर दो, तब भी दिल साफ नहीं कर पाओगी। जो तो एक मुकाम एक शौहर का बीवी के दिल में होना चाहिए, वो नहीं दे पाओगी कभी। वो भीगी आवाज़ में बोली। खान आज़ाद हिम्मत करके उठे। इनके सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ गए। गुलजान की आंखें फतरा की। सामने बैठा वो शानदार शख्स जो इस इलाके का सरदार था। किसी ज़माने में इसकी अक्कड़ और रौब से गुलजान सहम जाती थी, आज कैसे हारे हुए जवारी की तरह सामने सर झुकाए बैठे थे। ये उनके लिए आसान नहीं था। एक अन्ना परस्त हाकिम मिजाज इंसान का यूँ किसी औरत के सामने झुकना आसान बिल्कुल नहीं था। वाज़ेह हुआ वो नादिम है, वक्त कितना बदल जाता है। इन्हें खानजादा के अल्फाज याद आए। आपको क्या लगता है मोरे कि वक्त और उम्र के साथ इनका रौब और दम ढल गया है? आप गलत हैं। वो आज भी बाहर निकले तो इलाके के लोग झुक कर मिलते हैं, बात करते हुए हकला जाते हैं। इनकी ज़ात तो सिर्फ आपके सामने खाक हो गई है। आपकी माफ़ी चाहिए उन्हें। मुझे चाहिए मतलब परस बेटा समझ ले, मगर मेरी दरख्वास्त से प्लीज़ माफ़ कर दे उन्हें। इसके अल्फाज पर इन्हें यकीन आने लगा। खान आज़ाद जैसा शानदार इस शख्स इस वक्त इनके सामने कंधे, सर और नज़रें तक झुकाए बैठा था। आप माफ़ कर दें, दिल से माफ़ कर दे गुलजान। आपके दिल में आला मुकाम ना सही, कहीं तो कोई तो रमक मोहब्बत की बाकी होगी। इस मोहब्बत को ना मरने दे। आप कहें तो मैं कल सारे ख़ानदान के सामने ये माफ़ी मांग लूँगा। मेरी गुनाह है तो इनकी सारी जिम्मेदारी भी उठा लूँगा, वरना माँ के लिए। गुलजान के चेहरे की तरफ उठ कर बोली। गुलजान का दिल पिघला। बर्फ़ की वो मोटी तह जो किसी जज्बे को खुद तक आने नहीं देती थी, आज खान आज़ाद के अल्फाज की तपिश से पिघलने लगी। मोहब्बत और नरमी दिल तक पहुँच रही थी, फिर दिल भी एक औरत का नरम और जज्बों से भरा कब तक पत्थर रहता। मैंने माफ़ किया। मुझे ख़ानदान के सामने माफ़ी मांगनी। आपने ख़ानदान के सामने कभी हाथ नहीं उठाया तो कब माफ़ी भी उनके सामने मत मांगे। गुलजान ने लजरते हाथ उनके हाथ पर रख दिए। वो खड़े होकर इनके गिर्द बाजू फैलाते इस बार नरमी और गर्म जोशी से उन्हें सीने से लगा गए। गुलजान की आंखें इस इज्जत पर भीग गई। दावर का रिश्ता, वो बोलने लगी जब खान आज़ाद को टोक गए। मुझ पर छोड़ दें। वो मजबूत लहजे में बोले। ठीक है, आप जा सकते हैं। गुलजान इनसे दूर होकर बोली। सिर्फ अपने मतलब के लिए बुलाया था आपने? खान आज़ाद का लहजा नरम था, मगर थोड़ा शिकवा रंग भी था।
जी हाँ, जैसे आप सिर्फ मतलब के लिए मुझे बुलाते थे। गुलजान ने सादगी से याद दिलाया। बदला ले रही हो? वो महफूज हुए। दिल हल्का फुल्का हुआ तो वो लबों पर मुस्कान ठहरी। जी शायद, यही समझ लें। गुलजान बेड पर बैठकर ब्लैंकेट फैलाती उन्हें नज़रअंदाज कर गई। खानाज़ार ने आगे बढ़कर दुपट्टे में लपटे सर पर हकीकत भरा बोसा दिया और पलट कर वहाँ से चले गए। गुलजान अपनी जगह थम सी गई। दिल में कदर शायद कम थी, शौहराना मुकाम भी ना था, मगर दिल के कोने में जो मोहब्बत की रमक बाकी थी पूरे दिल में सरसरायत करती दिल को ज़ोर से धड़का गई। वाहिस्तगी से मुस्कुराई। जाने कौन कहता है औरत पत्थर दिल होती है। औरत वफा का पीकर होती है कि मोहब्बत पर बात आए तो वो इससे ज़्यादा किसी का दिल मोम हो ही नहीं सकता। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।